कल हमारा है एग्जाम। ठीक है, आज क्या डेट हो गई? आज डेट हो गई है 15 मई 2024। और कल हमारा एग्जाम है 16 मई 2024। सो वी जस्ट हैव 1 डे लेफ्ट, राइट? 1 डे लेफ्ट। और आगे मैंने लगा दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज़ दैट कल हमारा एग्जाम है। और डेफिनेटली पूरा साल मेहनत की है। You guys have worked hard. We all have worked hard. Definitely you would have studied a lot, you would have revised a lot. uh, तो अब टाइम है कि कल हम अपनी जितनी भी चीजें हैं उसको जाके प्रेजेंट करें ना। वी आर देयर टू रिफ्लेक्ट। और बात एक मेरी सुने, ये जो चैट ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, सो नंबर वन रूल ये होगा कि जब तुम लोग चैट ऑप्शन यूज़ करोगे तो ट्राई टू सेंड द मैसेजेस ऑन पब्लिक, नॉट प्राइवेटली, इफ़ दैट्स पॉसिबल, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा पर्सनल बात करनी हो तो फिर आप प्राइवेटली मुझे मैसेज भेजें। लेकिन कोशिश करें कि जो भी सवाल आपका आता है वो सवाल इस चैट ऑप्शन के ऊपर जो तुम्हारे सामने है चैट ऑप्शन, उसके अंदर वो सवाल करो जो अच्छा सवाल हो, मजे का सवाल हो और पब्लिक हो। भले लेम बात आप कर सकते हैं, ऑब्वियसली लेमनेस का मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि एक दिन बाकी है और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि हम जब क्लास स्टार्ट करें, जब मैं प्रॉपरली इसके अंदर कॉन्वर्जेशन के अंदर जाऊं, तो तुम लोग इस चैट ऑप्शन को प्रॉपरली यूज करो। ट्राई टू आस्क गुड क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एज लेम क्वेश्चंस एज यू वांट। तो फजूल में कोशिश करें कि एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट ना करें, कमेंटिंग ना करें। मेक गुड यूज ऑफ दिस चैट ऑप्शन और एल्स आई माइट हैव टू ब्लॉक यू, which is I'm sure it's not good, but if you're actually using this chat option for stupid reasons, then I might have to block you, I repeat। ठीक है। और इसके अलावा फिर एक दिन बाकी है, कल हमारा एग्जाम है और एग्जाम हमारा पीएम में होगा। पीएम का मतलब है कि कल हमारा एग्जाम 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और कितना टाइम अलाउड है हमारे पास? 1 hour 45 minutes। योर फोकस शुड बी ऑन लिस्टिंग। मेक श्योर दैट योर फोकस इज ऑन लिस्टिंग। जो मैं बात कर रहा हूं तुम्हें ये बात, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फोकस्ड ऑन लिस्टिंग टू माई वर्ड्स। नोटबुक तुम्हारे सामने होनी चाहिए है और ऑब्वियसली हैव अ पेन इन योर हैंड। और जो जो बातें मैं करने लगा हूँ, ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ दोज पॉइंट्स। ठीक है। गुड। तो कल 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होने के बाद एग्जाम खत्म कितने बजे होगा? भाई कितना टाइम अलाउड है? क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? एक दफा बता दें, क्या मेरी आवाज लैग कर रही है? नहीं यार, लैग यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। सही है। वेरी लो। अब आवाज क्लियर है? आई थिंक अब बेहतर हो जाएगी। सही है। तो कल हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा भाई 2 बजे और एंड हो जाएगा 3:45 पे, विच मीन्स दैट वी विल हैव 1 hour 45 minutes लेफ्ट। वी विल हैव 1 hour 45 minutes फॉर दिस एग्जाम एंड वी विल बी हैविंग पेपर 3 टुमारो। और पेपर 3 के बारे में हमें ये बात पता है कि उसमें हमारे पास एक केस होगा, एक कोई इंसर्ट का शीट होगी मेरे पास, जिसमें मेरे पास वो कोई बिजनेस सिचुएशन की स्टोरी सुनाएगा, इंसर्ट। And second, I will have a question paper with me in which there will be 5 questions. And in total, these 5 questions will be of 60 marks. ठीक है। पेपर 3 का स्ट्रक्चर आई एम श्योर तुम लोगों ने अभी ज़ाहिर प्रैक्टिस की होगी, पढ़ाई की होगी, पहले के टाइम में पास पेपर्स किए होंगे और इस टाइम के अंदर कितने आंसर्स तुमने लिखे होंगे डेफिनेटली। तो you must be able to visualize the paper 3 structure. I'm sure you guys must be able to think about how the insert looks like and how the questions look like. Definitely you guys know this. तो इसलिए मैं इस बात को वर्बली ज्यादा कह रहा हूँ कि कल जब तुम लोग एग्जाम में जाओगे तो बताओ अपने जो तुम लोग कि अगर 2 बजे एग्जाम स्टार्ट है तो at what time we should be in the examination hall? If my exam starts at 2 p.m. then what time I should be in the examination hall? 12 बजे से जाके बैठ जाओगे? हाँ।
12 बजे से जाके बैठ जाना ये भी हो सकता है लेकिन 12 बजे से जाके पता ही नहीं क्या फिर होगा तुम्हारे साथ. I would rather suggest don't go at 12. Ideally, you should enter the examination hall at 1:30 p.m. sharp. And ideally आधा घंटा पहले मैं ये recommend करूँगा. और whatever today, whatever am I suggesting, क्योंकि ये जो लास्ट डे क्लास होती है या जो ये हमारी रिवीजन क्लास अभी जो हम इस कॉन्वर्जेशन में जा रहे हैं, ये जो रिवीजन क्लास होती है ये these are just the suggestions. Whatever I say uh, is not a rule now. I am suggesting things. You might use my opinion. You might not even use my opinion. That can also happen. और फजूल बात तब्बा गुड क्या कह रहे हैं सर, कोई पीर बाबा प्रेफर करें तो आधा घंटा पहले हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होंगे और 1:30 से लेके 1:45 जो होता है वो हमारा थोड़ा सेटलिंग टाइम होता है. और वो सेटलिंग टाइम के अंदर हम अपने आप को थोड़ा 1:30 टिल 1:45 के अंदर वहाँ जाके बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर. और वहाँ पे हम थोड़ा अपने आप को कंफर्ट होने का टाइम देते हैं, थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम देते हैं. ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में मैं बस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हूँ और मेरा माइंड एक स्कैटर्ड जोन के अंदर हो एंड देन जाके मैं एग्जाम दूँ. दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच. You should enter at least half hour before. And 1:30 till 1:45 का जो टाइम होता है उस टाइम में अपने आप को ज़रा सा सेटल करो वहाँ पे. और 1:45 till 1:55 जो टाइम होता है, 1:45 till 1:55 जो टाइम होता है वो हमारा वार्म अप टाइम होता है. इफ़ यू रिमेंबर, वार्म अप टाइम के अंदर आइडियली मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि वो हेड डाउन कर लें सुकून से ज़रा. भले बराबर वाला जो सोचता है सोचता रहे. यू हैव टू डू योर एग्जाम. रिमेंबर, यू हैव टू डू योर एग्जाम. यू कैन नॉट फील व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग. अगर एग्जामिनेशन से पहले तुम लोग वो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन लगा रहे हो कि पता नहीं कैसा एग्जाम हो गया क्या, इस तरह की कोई टेंशन वाली बातें कर रहे हो, सो दैट्स योर प्रॉब्लम. दैट यू शुड नॉट डू. यू शुड नॉट डू और यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन सच कॉन्वर्जेशंस आइडियली. ठीक है. वापस 1:45 टिल 1:55 के अंदर आप जो है वो वार्म अप टाइम है आपका. उस वार्म अप टाइम में हेड डाउन करना आइडियली. जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द इंसर्ट एंड द क्वेश्चन पेपर, बोथ ऑफ पेपर 3. ताकि माइंड जब आपका रेडी होगा, माइंड जब आपका एक वार्म अप स्टेट से गुजर जाएगा, जब हेड डाउन करके तुम लोगों ने सोचा होगा ना, अगर मैं जैसे एग्जाम दे रहा होता तो आई वुड हैव थॉट ऑफ के यार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8 मार्क्स का होता है और 3 4 5 के अंदर किस तरह से 16 16 एंड 12 होता है, इफ यू रिमेंबर. और ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देख लो एक दफा. हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेस्ट. यू डेफिनेटली गाइज हैव वर्कड हार्डर. जितनी मेहनत करी है उतना ही जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं. अगर आपने अच्छी खासी मेहनत की है तो ही कल अच्छा एग्जाम में आप परफॉर्म करोगे. अगर मेहनत ही नहीं की हुई तो फिर तो ऑब्वियसली थोड़ी परफॉर्मेंस खराब होगी. इंशाल्लाह अच्छी होगी सबकी परफॉर्मेंस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट जितनी मेहनत की होगी उतनी ही तुम कल जाके परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में दे सकते हो. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्राई योर बेस्ट. दैट्स ऑल वन कैन डू. एंड बेस्ट विशेस फॉर द एग्जाम. ठीक है. और इसके अलावा देखो अभी एक काम ये करते हैं कि तुम लोग टाइम के ऊपर अगर हम चले, सबसे पहले एक दफा बात कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. अच्छा, टाइम ब्रेकअप देख लो एक दफा. हाँ मैं सवाल ले रहा हूँ, क्वेश्चंस भी लूंगा तुम लोगों के. लैग नहीं हो रहा यार, आवाज क्लियर है मेरी आई थिंक. क्वेश्चंस मैं थोड़ी देर के बाद लूंगा. अगर कोई सवाल आ रहा है तो अपने पास लिख लो. आई रिपीट, थोड़ी देर के बाद पहले मैं थोड़ी अपनी डिस्कशन लगाऊंगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा कि तुम अपने सवाल पूछो. So try to hold your questions. Try to just note down if any questions comes in. I'll give you the time in next 15 to 20 minutes. Okay? अभी जो मैं कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ फिलहाल टाइम के ऊपर या जो हम मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं,
मेन कॉन्वर्जेशन पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि अच्छा अभी सर क्या बात कर रहे हैं और क्या सोचने का कह रहे हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बार बार नोट्स पढ़ने से, बार बार बुक पढ़ने से, बार बार हैंडआउट्स को गो थ्रू करने से ही सब कुछ नहीं होता है. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि एंड टाइम पे ऐसे समझो कि अगर आप क्रिकेट मैच खेलने जाता है विराट कोहली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, यू मस्ट रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट. विराट कोहली अगर मैच खेलने जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितनी उसने क्रिकेट मैच, जब वो बैटिंग करने उतरता होगा तो वो ये नहीं सोच के जाता होगा कि आज मैं 100 मारूंगा और आज मैं 1 रन बनाऊंगा और मैं टॉप मार्क्स ले लूंगा और पता नहीं मेरा सारा बोर्ड. ऐसे नहीं सोचते. Probably विराट कोहली would go on the pitch on the day of the match and वही चीज वो कर सकता है, वैसी ही परफॉर्मेंस दे सकता है जैसी उसने पीछे प्रैक्टिस की होगी, जैसे उसने नेट्स किए होंगे, जैसे उसने पीछे एफर्ट डाला होगा, उसी तरह की परफॉर्मेंस वो फाइनल मैच में भी कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले कुछ मेहनत ना करे, कोई नेट्स ना करे, कोई ट्रेनिंग ना करे और जाके डायरेक्टली बस खेलने भी खड़ा हो जाए और बोले कि नहीं मैं अच्छा भी परफॉर्म कर लूँ. सो इट कैन नॉट हैपन. If you have actually worked hard, if you have practiced paper 3 past papers, if you have uh, written your techniques, if you have read through marking schemes, अगर नोट्स सब कुछ तुमने अगर पढ़ा है, ठीक है 2-4 टॉपिक्स अभी मुश्किल होंगे डेफिनेटली, हर बॉल इजी नहीं होती है विराट कोहली के लिए भी. इट्स अबाउट द स्ट्रेटजी दैट यू डू एंड द स्ट्रेटजी दैट यू यूज फॉर योर एग्जाम. रिमेंबर, बात बहुत गौर से सुने तफरी थोड़ी देर के बाद, कि जो आप अपनी एग्जाम में अप्रोच लेके जाओगे उसी तरह का एग्जाम तुम कर सकते हो. अगर मेरे माइंड के अंदर सिर्फ टेंशन होगी और मेरे माइंड के अंदर सिर्फ ये होगा ना कि यार मैं बहुत अच्छा एग्जाम कर लूं और मुझे हर टॉपिक और हर आंसर परफेक्ट हो जाए, यू कैन नॉट यू कैन नॉट डू वेल इन एन एग्जामिनेशन. रिमेंबर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा सा अपने आप को आप नॉर्मल जोन के अंदर लाएं और आप एग्जाम में जब जाके बैठो तो आप ये सोचो कि आपने उस एग्जाम की टाइम मैनेजमेंट को कैसे फोकस करना है. हाउ दैट 1 hour 45 minutes will be actually spent, how your mind will work in that 1 hour 45 minute slot when you sit on the seat and you get the question paper. तो वो पेपर स्टार्ट कैसे होगा, इसको कहते हैं एग्जाम अप्रोच के बारे में सोचना. बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नोट्स और मुश्किल टॉपिक्स ऑब्वियसली मुश्किल टॉपिक्स होते हैं एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट इट ऑब्वियसली, बट एग्जाम अप्रोच के बारे में सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और कल का जो एग्जाम है उसको आप अप्रोच कैसे करते हो वो मैटर करता है, नॉट के मैं सब कुछ अच्छा कर दूं. हाउ आई ऑर्गेनाइज एंड मैनेज माई टाइम ड्यूरिंग दैट एग्जाम एंड हाउ मच sleep I take before I go for the exam, whether am I eating a proper breakfast, whether am I having a proper shower, all of these factors play a major role in your exam performance. सही है. अगर मैं सिर्फ ज्यादा पढ़ के चला जाऊंगा हैफिजट कंडीशन में, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. आई एम श्योर आई एम मेकिंग सेंस. तो ये जो मैंने टाइम ब्रेकअप सामने लिखा है तुम्हारे, इस टाइम ब्रेकअप को अगर तुम देख रहे हो और अगर मैं ये बोल भी देता हूँ एक दफा इफ यू वांट, तो दिस टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली मीन्स दैट यू मतलब एक्चुअली डू दिस. जब तुम्हारी घड़ी पे कल नजर जाए ना, जब 1:30 बजे सीट पे बैठे हो तो देख लेना कि घड़ी कहाँ लगी हुई है. एंड जब घड़ी पे नजर जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वेदर एम आई लेट और स्लो. यू हैव टू मेक श्योर ये जो मैंने टाइम लिखा है, और अगेन ये जो मैंने टाइम लिखा है ये आइडियल टाइम नहीं हो सकता, जाहिर है कुछ ना कुछ प्लस माइनस इसमें होगा, लेकिन जो एक रेकमेंडेड टाइम ब्रेकअप है वो क्या होता है कि टोटल जो हमारे पास टाइम होता है इस एग्जाम में वो होता है 105 मिनट्स, विच इज 1 hour 45 minutes. ठीक है. और जिसमें हमें पहली दफा जब केस सामने रीड करना होगा तो उसके लिए हम 10 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं. और कोशिश करना है कि हर सवाल को प्लान करके स्टार्ट करें. जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ 8 मार्कर, तो उसमें मैं एटलीस्ट पहले थोड़ा सा प्लान कर लूँ, उस सवाल को सुकून से रीड कर लूँ, उसके पॉइंट्स बना लूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा करके भले लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर. लेकिन जब मैं कोई भी सवाल अटेम्प्ट करना शुरू करूँ एज अ स्टूडेंट, देन आई नीड टू हैव अ स्मॉल प्लान ऑफ वट एवर आई एम अबाउट टू राइट इन दैट आंसर. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते लिखते सोच रहे होते हैं. ऑब्वियसली सोच तो रहे होते हो, लेकिन सबसे स्मार्टेस्ट अप्रोच ये होती है कि लिखने से पहले तुम्हें ये बात पता हो कि तुम्हारे मे बी पैरा 1 के अंदर और पैरा 2 के अंदर क्या पॉइंट होगा. ओके.
You need to understand the importance of thinking before writing, and that's how you do good answers, rather than कि मैं बस scattered zone के अंदर लिखना शुरू कर दूं और फिर पैरा 1 के अंदर आके सोचूं कि यार मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, या पता है, इस तरह की सोचे अपने आप पर सेल्फ डाउट करता रहूं. तो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. व्हेन यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, यू प्लान इट, प्लान द पॉइंट्स में भी छोटा छोटा करके से कहीं लिख दिया, but when you make a plan, then you actually do and implement that in your answer. That's how you approach your exam. Okay. और बाकी जाहिर है कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. You can ideally you should invest 3 minutes for planning at the start of every question. This improves quality. Plan slow but write fast. सही है. मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है, तो कुछ हो सकता है कि मेरी आवाज बीच में कहीं चली जाए. There is no negative marking, so don't worry, you can make mistakes. You can actually try not to make mistakes, obviously, but grammatical errors, full stop, punctuations, इसके कोई marks नहीं होते हैं. English का exam नहीं है, paper 3 है, business का exam है. तो yes, this is it clear? अच्छा, इससे पहले कि हम और आंसरिंग टेक्निक्स को ड्रिल डाउन करें, हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, और उस एक्टिविटी को हम कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. सही है. अब एक छोटी सी हम एक्टिविटी करने लगे हैं जिसको कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस. और व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब ही होता है, अब ये एक्टिविटी छोटी एक्टिविटी है जिसमें लगेंगे हमें 10 से 15 मिनट. वैसे मैंने अभी क्लास का ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, एक दफा मैं पहले ऑब्जेक्टिव बता दूं, फिर मैं इस एक्टिविटी की तरफ जाता हूँ. व्हाट इफ एनालिसिस आज की जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है. देखो, हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक बात करनी थी, ठीक है. फिर हम थोड़े से टॉपिक्स के ऊपर से भी गो थ्रू करेंगे. इफ आई राइट डाउन दी objectives of today's class, so सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा बात करें, एग्जाम अप्रोच के ऊपर बात करें. सेकंड जो है वो हमारा इधर आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि हम थोड़ा सा आंसरिंग टेक्निक्स को गो थ्रू करेंगे for P3 only, obviously, and for 8 markers and 12 marker. ठीक है. आंसरिंग टेक्निक्स हम गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा हम फिर टॉपिक्स गो थ्रू करेंगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे. ठीक है, गो थ्रू करेंगे, एक एक टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. और फिर जो है, फिर इसके बाद हमें थोड़ा क्यूरीज पे बात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है तुम लोग के भी कुछ सवाल होंगे जो कि मुझे लेने तुम्हारे एंड में सवाल. तो अच्छा, यहाँ तक कोई बात अगर तुम लोग की है कोई बात तो जस्ट शेयर इट, तो मैं फिर इस पे बात अपनी बात शुरू करता हूँ व्हाट इफ एनालिसिस के. एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव इन योर माइंड राइट नाउ एट दिस पॉइंट, एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव in your mind at this point regarding time management, regarding exam approach, calculations में प्रॉब्लम आ रहा है, उस पे बात करें. ठीक है. will AS calculations come? तो AS की कैलकुलेशंस आ सकती हैं. हाँ, AS की कैलकुलेशंस हमें आनी चाहिए हैं. पैराग्राफिंग में आंसरिंग स्ट्रक्चर पे बात करूंगा. सीपीए, अब टॉपिक कैसे सीपीए पूरा रिवाइज तो मुश्किल हो जाएगा, इतनी दफा तो समझाया है बेटा, ये तो मुश्किल बात है. आपने एफिशिएंसी रेशियोज नहीं करवाए. एफिशिएंसी रेशियोज की रिकॉर्डिंग मिसिंग हो गई थी, हाँ, लेकिन आई थिंक अगर तुमने पास्ट पेपर वाली वीडियोस देखी हो तो उसमें एक या दो क्वेश्चन थे आई बिलीव. लेकिन अगर फिर भी रह गया तो मैं आज उस पर एंड में बात कर लूंगा. एलीज हाउ टू राइट इवेल्युएटिव कमेंट्स, वो मैं आंसरिंग टेक्निक्स में बात कर रहा हूँ. What topics will you discuss? I cannot discuss all the topics obviously, but I'll go through a lot of important topics. I'll go through काफी अच्छा रिवीजन सेशन होगा, उसमें हम टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. अगर सवाल मुश्किल हुआ और प्लान नहीं कर सके, मतलब पॉइंट नहीं आ रहे, तो क्या करें?
अगर सवाल मुश्किल हो तो यार कोई बात नहीं, फिर भी ज़ाहिर है प्लान तो करना है, लिखना तो है ना। तो अब अगर प्लान में पॉइंट्स उस वक्त क्लिक ना करें, एक ही पॉइंट क्लिक करें, तो पहले पैराग्राफ 1 लिख देना, फिर उसके बाद पैरा 2 सोच लेना। ज़ाहिर है रोकना नहीं हाथ, ऐसा ना हो कि प्लानिंग के चक्कर में हाथ रुक जाए। ठीक है। और मैं सजेस्टेड अप्रोच अगेन उमर, मैं सजेस्टेड अप्रोच बता रहा हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत प्लस माइनस चेंजेस होंगे। टाइम मैनेजमेंट का ब्रेकअप अभी बताया ना एक दफा मैंने सामने मुनीब। कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो उस वो आपने बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ भी वेल कोऑर्डिनेटेड रखी हो। इवैल्यूएशन जो 12 मार्कर में होता है, मैं उस पर बात करूंगा। यस। यूजफुलनेस में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं। हाँ जाहिर है ज्यादातर यूजफुलनेस में पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने होते हैं, बस ये है कि कंक्लूजन में तुम उसकी दूसरी साइड बता सकते हो। एनी टॉपिक्स दैट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट, यार सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले चक्कर में मत पढ़ो। आई वुड सजेस्ट यू, समझदार स्टूडेंट वो होगा जो सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। टाइम मैनेजमेंट का बता दें, अभी मैंने कब से टाइम मैनेजमेंट पे तो बात की इससे पहले, कि जो टाइम आपको ब्रेकअप दिखा रहा था कब से। रेशियोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यस रेशियोज इंपॉर्टेंट है। आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट। कोई बात नहीं, टाइम मैनेजमेंट की जो सजेस्टेड अप्रोच है यार, अब उसको फॉलो करो तो करना तो पड़ेगा, इंशाल्लाह होगा। टेंशन नहीं है, डोंट वरी। और हाउ टू इवेल्युएट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की अगर तुम बात कर रही हो तो पेस्ट के ऊपर डेफिनेटली बात होगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। And if you're talking about external influences, then you can write in an evaluative comment that external influences keeps on changing. External influences are not just a one-time analysis; they have to be done on an ongoing basis, because the external factors would keep on changing with time. The political conditions keeps on changing with time. यानी कि external factors change होते रहते हैं, तो it's an ongoing process, not just a one-time thing. इसको यूँ evaluate कर सकते हैं हफ्सा। और टाइम मैनेज नहीं हो रही, ऑलवेज कुछ रेड जाता है, ये कैसी उर्दू है सर? यूनिट्स विच आर नॉट टेस्टेड इन P3, सारे यूनिट्स आते हैं पेपर 3 के अंदर। सीपीए और सेल्स फोरकास्टिंग की कैलकुलेशन आ सकती हैं, डेफिनेटली आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। और 12 मार्कर की इवैल्यूएशन पे बात करूंगा। सर प्लीज डिस्कस ऑल द रेशियोज, उनका क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना। सही है भाई, ठीक है। गेस्ट पेपर के चक्कर में ना पड़े मोहम्मद शयान। हाउ टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो स्ट्रक्चर में मैं बात कर रहा हूँ हसनैन। यस, यू कैन यूज सॉर्ट डिसीजन ट्रीज इन P3 आल्सो सोहा। हाउ कैन वी डील विद रिपीटेटिवनेस पॉइंट्स रिपीट नहीं करें फरीहा सरवर, जाहिर है डुप्लीकेशन करोगे तो फायदा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज स्टिल अकरिंग, इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई खराब, थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए तो मैं मुश्किल होगा मैनेज करने, लेकिन करना है कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। एनीथिंग न्यू इन सिलेबस, की क्या बात हुई, ये कैसा पॉइंट है। बिजनेस स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट प्लानिंग पढ़ना है, ओके। मुझे टेंशन हो रही है, पेपर चेक कर दें, पेपर चेक कर दें यार। मैं कितने जितने पेपर्स चेक करके दे सक रहा हूँ दे रहा हूँ, और भी दे दूंगा अभी, और भी इंशाल्लाह। हमजा तुम्हारा भी भिजवा दूँ रात को। एएस सिलेबस रिवाइज करें तो हाँ बिल्कुल। इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस में क्या लिखेंगे। अबे भाई ये कैसा सवाल, वेग सवाल ना करें भाई, स्पेसिफिक सवाल पूछें। ये छोटा छोटा क्या वर्ड वन वर्ड आंसर लिख रहे हो। अच्छा अब एक एक्टिविटी कर लेते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस। अब ये मेरी बात सुनो, अब ये जो एक्टिविटी करने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू थिंक इन अ मच बेटर वे। और इसके अंदर अब आपको करना ये है कि
अब सोचना शुरू करना है, बहुत ज़रूरी है ये। इसमें तुम लोग की थोड़ी सी मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैं बात करने लगा हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको यूज़ करनी होगी, लेकिन जाहिर है कल एग्ज़ाम है, और अब जो है कल जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो समथिंग माइट गो रॉन्ग। जैसे हम कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल आता है, व्हाट इफ ये हो जाए, व्हाट इफ वो हो जाए, व्हाट इफ ऐसा हो जाए, व्हाट इफ ये हो जाए। इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं माइंड में, मे बी देयर कैन बी सम नेगेटिव थॉट्स about this examination. Some students might not be feeling very confident, might not be feeling very right. So what if analysis का मतलब ये होता है कि what are the questions that comes into your mind uh, that could maybe go wrong. What if good news भी हो सकती है, bad भी हो सकता है. What if, let's say, what if I think, what if paper 3 gets very difficult? What if P3 gets very difficult? क्या होगा अगर बहुत मुश्किल पेपर आ गया, तो क्या होगा फिर? जाहिर है करना तो होगा, मेहनत तो करनी होगी। मुश्किल पेपर भी आ जाएगा तो आप सामने बैठ के उसको अटेम्प्ट तो करना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मुश्किल लगेंगे, और कुछ बच्चे एक्सेल का सोचने लगेंगे, कुछ यू ग्रेड का सोचने लगेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन वही अब गेम है कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे काउंटर करते हैं। क्योंकि अगर कोई एग्जाम मुश्किल होगा, कोई कल अगर मुश्किल होगी बात पेपर 3 में, तो स्टिल आई गिव माई बेस्ट शॉट, आई मेक श्योर दैट उन मुश्किल क्वेश्चंस को भी मैं सही से रीड करूं, और ग्रेट थ्रेशोल्ड के आसरे पे शायद खुश होना शुरू हो जाऊं, ये भी हो सकता है। लेकिन try it. I'll make sure that I don't just panic, and I just don't get confused. Okay, if I'm feeling that it's a tough exam, then the barabar wala student would be feeling that it's a tough exam. Everyone would be feeling that it's a tough exam. It's all right. सब कुछ easy नहीं होता, मुश्किल हो तो ही ज्यादा मजा आता है, टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। वैसे तो इजी तो सब कर लेते हैं, मुश्किल करके दिखाओ तो फिर हम आपको कुछ माने ना, जो बात है। तो what if P3 gets difficult? You tell me now. What if? तुम अपने अपने जहन चलाओ, क्रिएटिविटी लगाओ। What if के बाद क्या होता है? What if this happens? What if that happens? Tell me what happens. What if? What if पैनिक अटैक आ जाए? उफ. What if, सबर करें लीजन, सबर, जज्बाती ना हो. What if रोना आ जाए? उफ, यार ये तो मेरा माउस नहीं चल रहा. बताओ बताओ भाई. What if नहीं आ रहे? What if मैंने शावर नहीं लिया पेपर से पहले? What if हार्ट अटैक आ जाए? What the hell? और क्या? What if I get distracted? What if what if पेपर देख के पेपर फाड़ दें? ओके. What if overslept? Damn it. And what? What if I forget something? What if मुझे याद नहीं है? What if पेपर लीक हो जाए? What if जलजला आ जाए? और बोलो. What if कॉफी याद आ जाए? What if I get disowned? Damn it. और क्या आ रहा है? What if I slap the invigilator? Okay. चमाट. What if terrorist attack हो जाए? सही है. What if I cheat? Oh my god, don't cheat, please. What if distinction आ जाए? Oof, oh भाई, good one. What if? What if आग लग जाए? What if असद याद आ जाए? Oh shit. What if पेपर पर पानी गिर जाए? What if पेन खराब हो जाए? What if we get delusional? What if पेपर इजी आ जाए? अच्छा बस, बस जोन आउट हो जाए, अब जज्बातियों को काबू करें, वापस आ जाएं.
व्हाट इफ हम वापस आ जाएं? अच्छा, अब ये सब जो हमारे जहनों से निकल रही हैं बातें, तो इस सिचुएशन को कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस दैट आई जस्ट रोट, रिमेंबर इट इज जस्ट योर एग्जाम। और पूरी मेहनत तुम लोगों ने एग्जाम के लिए की है, और एग्जाम की एक इंसान कोशिश ही कर सकता है, वरना और भी कितनी बुराइयां हैं जो जिंदगी में आ सकती हैं। इतने बड़ी बड़ी हार्ट अटैक और इस तरह के मसले, अल्लाह ना करे कभी आए हमारे ऊपर बुराइयां कोई भी। And we all are there to give an examination, we all are doing our best shot। हमारी पूरी इतनी बड़ी जिंदगी के अंदर ये छोटा सा एग्जाम है भाई, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करके जा रहे हैं, और ऐसे नहीं है कि वैसे ही जाके एग्जाम में बैठ गए। सो ट्राई टू ट्रस्ट योर सेल्फ। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन बैड इन लाइफ, इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट अ, सही है, तो थोड़ा सा हल्के हो जाएं जिंदगी में, तो आपको जरा आसानी होगी एग्जाम देने में, रादर देन कि मैं इतना टेंशन में जाके एग्जाम दूं। ट्राई टू try to just give your best shot now. What else you can do? That's the only thing that you can do, and you should remember this mindset. There are a lot of what ifs, there are a lot of what ifs that could have happened. So थोड़ा सा इजी लें चीज़ों को, इंशाल्लाह पूरा बेस्ट होगा और तुम लोग अच्छा दोगे, लेकिन ट्राई टू टेक इट इजी इज द गेम, ठीक है प्लीज। और बाकी इसके अलावा अब देखो, पेपर 3 में तुम लोगों को एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अगर हम एक दफ़ा टॉपिक्स को गो थ्रू कर लें, ठीक है, टॉपिक्स को ज़रा हम घुमाएं, तो एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जोशानदा शेयर करें, जोशानदा ये लें, अहमद तब्बा, इफ यू वांट, इफ यू कैन वर्चुअली हैव दिस जोशानदा, सो ट्राई इट। आई एम सॉरी फॉर, मेरा गला थोड़ा सा ऑफ सीन है, तो इसलिए बार बार बीच में ब्रेक हो जाता है कुछ। अच्छा, बिजनेस के अंदर हमारे पास 5 यूनिट्स हैं, 5, ठीक है, ये बात तुम लोगों को पता है। यूनिट 1 में है हमारे पास बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। थोड़ा सा स्पीड में आहिस्ते आहिस्ते तेज करूंगा, और मेरी डिस्कशन के बीच में अगर तुम्हारा कोई सवाल आता है, तो फिर जो है तुम लोगों को उसको लिख लेना है, ठीक है। मैं एंड में थोड़ा सा डिस्कशन जब 15-20 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद अगेन आई एम एक्चुअली गोइंग टू गिव यू टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। एंड याद रहे कि हम एक फास्ट पेस के ऊपर चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे, काफ़ी फास्ट पेस्ड बात करने लगा हूँ अभी मैं थोड़ी देर में। तो try to get focused on listening, try to focus on what I'm saying rather than just getting distracted। ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि अभी जो मैं डिस्कशन यूनिट्स के ऊपर लगाऊंगा, सामने तुम्हारे जो यूनिट्स नज़र आ रहे हैं तुम्हारे, तो उस यूनिट्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो बेसिकली वी हैव 5 यूनिट्स इन आवर बिजनेस एग्जामिनेशन, एंड यूनिट नंबर 1 इज अबाउट बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। बिजनेस क्या होता है और वो किस तरह के इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है, बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। सेकंड जो है यूनिट नंबर 2, उसका नाम है पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स द employees working in my company, the people who are actually associated with my company। इस यूनिट का नाम है people in organization।
यूनिट 3 है मार्केटिंग, विच इज अबाउट कस्टमर्स. मार्केटिंग इज अबाउट हाउ आई गेट the best customers for my business, how let's say if I teach business, what do I do to get the most number of students maybe, or to get the best quality students, or matlab if I'm thinking about my customers, let's say, to be honest, तो उसको कहते हैं I am actually having a marketing mindset. And operations का मतलब होता है actually doing what you want to do. operations का मतलब होता है कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये प्रोडक्ट बना के बेचना है, तो अब वो एक्चुअली होगा कैसे, उसको कहते हैं ऑपरेशंस. क्या कहते हैं उसको? ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का मतलब होता है लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे ना ये नई तरह की आइसक्रीम बनानी है, तो अब उस आइसक्रीम को मैं एक्चुअली बनाऊंगा कैसे, मशीन कौन सी इन्वॉल्व होगी, लोग कितने इन्वॉल्व होंगे, सामान कहाँ से खरीदेंगे, इन सारी बातों को मैं कहूंगा दैट आई एम बेसिकली हैविंग दिस ऑपरेशंस माइंडसेट, एंड आई नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ऑपरेशंस आर इफ आई रियली वांट टू राइट वेल इन एग्जामिनेशन. सही है. और यूनिट नंबर 5 जो है, यूनिट नंबर 5 है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है. फाइनेंस का मतलब होता है बेसिकली पैसे. जाहिर है, आप कोई भी बिजनेस चलाना है तो मुझे उसकी पैसों की भी मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी. ऐसे ही अंधाधुन आप पैसे तो खर्च नहीं कर सकते. So I need to have an understanding of how the money is dealt with in a business organization. How do organizations plan about their money? How do organizations plan about their forecasts? How do actually they think about their numbers? उसको कहते हैं finance department, क्योंकि every unit in your syllabus is having a certain understanding level, is having a certain mindset. ज़ाहिर है तुमने ये सब बातें पढ़ी हैं, तुम्हें ये बातें पता हैं, लेकिन I'm just talking roughly about each department so you have a better understanding that how a business should know about their environment, how a business should be thinking about their employees, how the business should be thinking about their customers, how the business should be thinking about actually operating, how actually doing what they want to do, and then how a business is actually uh, concerned about the money that is involved in those activities. सही है. सो इन पांचों यूनिट्स के अंदर अगर हम जाएं, थोड़ा और ड्रिल डाउन करें, यूनिट 1 में जब जाते हैं, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9. 6 और 7 अगर हम देखें तो तुम्हें याद होगा, इट इज बेसिकली डीलिंग इन द पेस्ट फैक्टर्स. और पेस्ट का मतलब होता है the political, economical, social and technological environment that a business faces. कि जब एक बिजनेस चलता है, जैसे मैंने तुम्हें एक बात की थी कि मैं अपने इस टॉपिक को समझाने के लिए केस यूज करूंगा. मैंने कहा था ना, इंसर्ट कर FWB, ये जो फ्री व्हीलिंग बीन का केस है. बिफोर आई ड्रिल डाउन इनटू द टॉपिक्स फर्दर, आई नीड टू हैव दिस. ये केस किस किसने रीड किया है क्लास से पहले, जरा बताएं. गुड. हमाद, हसान, जोया, एमन, रुबाब, इफ्रा, साद, मोहम्मद कासिम, माहीन, सलमान, जाफर रहमानी, फरीहा, अनुशे, अबीहा. अनुशे ने पूरा पेपर सॉल्व किया एंड आई सेंट इट टू यू. ओ नो अनुशे. उमर खान, अहमद तब्बा, फिल्जा ने नहीं किया, अलिशबा, उमैमा, मुनीब, दुष्यंत. साद ने सॉल्व कर लिया है, यशफीन, मुनीब, सुमीका, मरियम, हमजा, इब्राहिम. सर आपने अभी तक चेक ही नहीं किया. करता हूँ भाई, कोई बात नहीं, डोंट वरी भाई, कोशिश पूरी है. हमजा इब्राहिम, विल डू वेल. मैंने भी आज सॉल्व कर लिया. शामिर, आरिज, अनुशे, हाजिक, सहल, अनुशा अगेन. खाली मैं चेक करना चाह रहा हूँ कौन कौन जिंदा है यहाँ पे. उसैम, आमिर, करवा दें सर आप.
अरे यार ऐसा नहीं करो यार। अच्छा मैं केस एक दफा देख लो भाई जल्दी से प्लीज। फ्री व्हीलिंग बीन, FWB। मैं थोड़ा स्पीड में रीड कर लूं ताकि एक दफा हम केस के साथ हो जाए। मकीना, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा ठीक है, थोड़ा फोकस रीडिंग करूंगा। Makina Kisi set up FWB in Country K in 2016. FWB owns 200 vans from which it sells organic drinks such as coffee, tea, and freshly pressed seasonal fruit juice for customers to take away. Customers can also purchase snacks such as cookies and muffins. Each three-wheeled van has all the equipment necessary for producing hot and cold drinks and selling snacks. ठीक है जी। ठीक है, फ्री व्हीलिंग बीन एक बिजनेस है, 200 गाड़ियां चलाते हैं ये लोग, कंट्री के में ऑपरेट करते हैं, जूसेस और चाय कॉफी का सामान बेचते हैं, और थ्री व्हील्ड इक्विपमेंट है, कोई ग्रीनो टाइप शायद, यस। The vans operate mainly in urban locations in Country K and serve a variety of customers, including office workers, shoppers, and people enjoying their leisure activities. Each van operates within a specific area. There are significant demographic and cultural differences in Country K. Levels of income and unemployment also vary across the country. Advance ready है ये बिल्कुल। और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑफिस वर्कर्स, शॉपर्स, पीपल एंजॉयिंग लेजर एक्टिविटीज, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको हम टी कॉफी शुगर वगैरह से अच्छा खासा बेचते हैं, मॉडर्न रेडी लगा के। FWB is a private limited company. Makina is one of three shareholders and she is the managing director. Makina's brothers are the two other shareholders and are also the directors of FWB. ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3 शेयर होल्डर्स हैं और खुद वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके 2 भाई हैं जो इसके साथ मैनेज करते हैं कंपनी। ठीक है, डेलीगेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा भाई, एक फैसला करना है इस मॉडर्न रेडी को कि क्या हमें डेलीगेट करना है या नहीं। FWB has a centralized organizational structure. Makina and the other directors control all key decisions. Each van has a full-time manager and 3 other employees on zero-hour contracts. Van managers report directly to FWB's directors and do not make decisions regarding pricing, promotion, or products. All employees are given extensive training in health and safety and minimum and food hygiene. Van managers have competitive salaries, but other employees are paid the minimum wage. Van managers are responsible for ensuring companies' procedures are followed by employees. They also order inventory from FWB's warehouse and decide the work rotas so that vans can meet customer demand. Van managers and other employees drive the vans and serve the customers. ठीक है, अच्छा जी। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज की ज्यादा सुनते नहीं हैं, डिसीजन टॉप से आता है। 200 वैन है, एक वैन के अंदर जो है वो एक मैनेजर है और 3 एम्प्लॉयज हैं, और मॉडर्न रेडी के ऊपर समझो 4 लोग बैठे होते हैं और वो चाय पानी बेच रहे होते हैं। कॉफी बीन्स एंड अदर सप्लाईज आर परचेज्ड centrally by FWB. Makina believes this ensures a consistent brand image throughout Country K. However, many van managers have requested some control over local promotion, products, and where to locate the vans. Makina is concerned about the increasing labor turnover at FWB and the loss of some good van managers in 2022. She is considering delegating more responsibility to van managers. ठीक है भाई, ठीक है, अभी तक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चल रहा है, ज्यादा हम मैनेजर्स को इतना फ्री नहीं कराते थे, और मैनेजर चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमें भी डेलीगेशन करो, हमें भी अपने अपने एरिया के फैसले खुद से करने दो। दिस इज व्हाट आवर मैनेजर्स वांट, बट वी आर जनरली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मच डेलीगेटिंग। ठीक है, एज इट्स अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हाट इज मेंट बाय कंपेटिटिव सैलरी? कंपेटिटिव सैलरी का मतलब होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी दे रहे हैं जो मार्केट में दूसरे कंपेटिटर्स भी अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो मतलब वी आर नॉट ओवर पेइंग और अंडर पेइंग आवर कंपेटिटिव बिजनेसेस। वर्क रोटास का मतलब होता है कि कौन बंदा क्या काम करेगा, किससे क्या काम करवाना है।
a new marketing mix. FWB uses the same marketing mix throughout country K. 200 वैन्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं, और हर वैन जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम यूज करती है. FWB uses the same marketing mix throughout country K. Prices and products are the same in all locations. FWB's objective for 2023 is to increase each van's revenue by 15% using past revenue data and the market report. The marketing director is considering how price changes and increased promotion might impact units sold and revenue. He estimates that increasing the price of coffee from 2 to 2.3 will decrease the demand for coffee from an average of 180 to 170 cups per day per van. He also estimates that the promotional elasticity of demand is 0.8. In 2022, FWB spent $200,000 on advertising and revenue was $40.5 million. ठीक है भाई, काफी तेज जाके मैं रीड कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नया मार्केटिंग मिक्स के बारे में अब सोचा जा रहा है. प्राइस इलास्टिसिटी का कुछ डेटा दिया हुआ है कि हम अगर कॉफी की प्राइस में चेंज करते हैं तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आएगा. बेसिकली हाउ मच द डिमांड वुड विल रिस्पॉन्ड if there is a certain change in price of this coffee. The government legal changes. A new government has just been elected in country K. The government has promised to protect workers' legal rights and increase incomes of the low paid. The government also plans to protect consumers by increasing regulation of business activities in the food and drink industry. The government minister for the environment has also proposed legal controls to reduce waste from plastic packaging and CO2 emissions from vehicles. FWB directors are considering how to prepare for these proposed legal changes. काफी सारे कानून भी चेंज हो रहे हैं, और ये बेसिकली जो कानून चेंज हो रहा है ना, वो ही इसको कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. अब ये कानून अगर चेंज हो जाता है तो फिर एक बिजनेस तो कुछ नहीं कर सकता, उसको तो उसको केटर करना ही पड़ता है, चाहे उसको अच्छा लगे या फिर. और improving efficiency. Makina is reviewing operational efficiency at FWB. She is considering the amount of waste products, including inventory that has deteriorated, that must be disposed of. However, there have also been occasions when vans have had insufficient inventory to meet demand. FWB has many suppliers and coordinating deliveries is difficult. Makina is considering investing in ERP. An ERP supplier has provided FWB with an estimate of projected net cost saving for a system with an initial capital cost of $650,000. The supplier advised Makina that the ERP system would have a residual value of $0 after 5 years. And then we have been giving the investment appraisal extract if we invest in this ERP systems. Financially, जो है फाइनेंशियल डेटा जब भी दिया होगा तुम्हें एग्जाम में, तो मेक श्योर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करने लगा हूं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का डेटा जब भी तुम्हें दिया हुआ हो एग्जाम में, तो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, जाहिर है रेशोज के ऊपर सवाल आता है या जब बात आती है तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब ये शुरू कैसे करें और लिखें कैसे. तो फाइनेंशियल साइड जो है ना, जनरली थोड़ा सा लिखने में भी शायद टेढ़ा होता है, हाँ बिल्कुल. और इसको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक बिजनेस अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को जितना अच्छे से नजर में रखेगा उतने अच्छे वो डिसीजंस ले सकता है. हो सकता है कि अगर मैं अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सही से नजर में ना रखूं तो मैं गलत फैसले कर दूंगा. हो सकता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई माइट टेक रॉन्ग डिसीजंस इफ आई एम नॉट critically evaluating my financial performance. If I take a decision to launch a product, I need to be financially well planned, or else it would be a problem, no? So yeah, financial performance and growth. Makina wants to focus FWB's future growth or expansion to international markets. However, she is unsure how best to progress this strategy. So she has asked the finance director to prepare an analysis of FWB's performance
to help with decision making. Selected ratios from his analysis are shown in table 1.2. Selected accounting ratio analysis for FWB. So we have been given data for the 2 years, 31st January 2022 and 2023. We have been given the current ratio. Current ratio basically हमारा liquidity position को समझाता है. Current ratio basically हमारा दोनों सालों में same रहा है. इसका मतलब ये है कि sorry यार for so liquidity ratio जो है वो बताता है कि एक बिजनेस जो है क्या वो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या वो अपनी करंट लायबिलिटीज को आराम से कवर कर सकता है. बेसिकली दिस इज व्हाट लिक्विडिटी पोजीशन मींस. सेकंड जो है गेयरिंग रेशो दिया हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि एक बिजनेस कितना ज्यादा डेट पे डिपेंडेंट है, हाउ मच अ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन loans on debt financing. That is basically the gearing ratio, and the gearing ratio has actually increased, which means that the business is now getting more loans. Probably they're getting more dependent on debt. एक बिजनेस अगर कर्जे ऑलरेडी ज्यादा ले रहा है, और डॉट्स कनेक्ट करना सीखो. डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सिर्फ केस रीड करते वक्त भी एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईआरपी में इन्वेस्ट करना है, दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि गेयरिंग बढ़ रहा है, तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे. ये सारी बातें तो सोचने वाली है ना. फिर और लोन लेंगे तो क्या हम हाईली गेयर्ड पे तो नहीं चले जाएंगे, फिर डेट बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा. Now, if I analyze the financial position, then I might be able to connect dots. I might be able to connect the dots between the financial information and the business decisions, whatever decisions they are taking. Let's say one decision that FWB wants to take is they want to invest in ERP systems. The second decision that this FWB wants is to maybe design the new marketing mix for their coffee. Another decision that this organization wants to make is how to deal with such legal changes. And another decision that FWB is planning to take is whether to delegate more responsibility to the van managers. So every business case will have certain sort of decisions, and I can actually make better decisions if I am financially well informed, if I can analyze the financial performance of a business in a critical way. और बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता, जाहिर है मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा सोचना सिखा रहा हूँ, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू थिंक. सो इतनी परफेक्शन और इतनी डिटेलिंग एग्जाम में नहीं मिलती है. एग्जाम में तो तुम्हारे पास जितना टाइम है उतने ही टाइम में काम करना है, और ये भी एक काम होता है. ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा सोचने लग जाओ कि पता चला एग्जाम में बेहोश ही हो गए सोचते सोचते. एक बंदा गिरा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेटा हुआ, पानी पिला रहे हैं उसको लोग, ऐसा ना हो जाए. बेसिक रखना होता है. आपने जितनी, वही बातें विराट कोहली ने जितनी प्रैक्टिस की होगी वही परफॉर्मेंस दे सकता है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज डिस्कशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रीडिंग एंड द स्टफ इज यू अंडरस्टैंड के अप्रोच कैसे करना है. सिंपल माइंड फ्रेम के लिए होता है. ठीक है. और गेयरिंग देखा, फिर प्रॉफिट मार्जिन अगर देखते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो गया है. ROCE जो है वो भी हमारा कम हो गया है. सो प्रॉफिटेबिलिटी के परस्पेक्टिव से थोड़े से सीन्स ऑफ लग रहे हैं. पेएबल डेज अगर हम देखें तो थोड़े से बढ़ गए हैं. बेसिकली हमारे सप्लायर्स प्रॉब्ली हमें ज्यादा क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पेएबल्स डे बढ़ रहा है. और इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो हमारा कम हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि that number of times is actually decreasing. जितनी दफा हम इन्वेंट्री को रोल ओवर करते हैं, बेसिकली पहले हम 14 दफा साल में अपनी ये इन्वेंट्री टर्नओवर कर लेते थे, लेकिन अब जो है वो 12 दफा. इन्वेंट्री टर्नओवर थोड़ा स्लो हो गया है, प्रॉबेबली सेल्स स्लो हो गई होंगी, ऐसा कोई सीन होगा. लेकिन प्रॉब्ली ये सेल्स कम हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट आ रहा है, प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं हमारे मार्जिन के थ्रू, लग रहा है मुझे. सो मे बी समथिंग इज हैपनिंग. सो इस सिचुएशन के अंदर अब वो मुझसे वापस कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट आवर यूनिट्स. तो अगर हम FWB के केस की बात करें तो, and if I mix it with our syllabus, if I mix that case FWB with our syllabus,
सो नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट, बहुत केयरफुल लिसनिंग चाहिए होगी ना तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा भाई, अगर हम FWB के केस की बात करें और हम अब अपना यूनिट समझने की कोशिश करें, यूनिट नंबर 1 देखो कितने चैप्टर्स हैं भाई, 4। बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसमें 4 चैप्टर्स हैं। ये दो जो चैप्टर्स हैं वो बताते हैं पेस्ट के बारे में, द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस, जो कि अगर FWB की बात करें तो क्लियरली देयर वर सम लीगल चेंजेस हैपनिंग, देयर वर सम पॉलिटिकल चेंजेस दैट वर हैपनिंग, एंड इसके अलावा चैप्टर 8 और 9 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 और 9 इज अबाउट बिजनेस स्ट्रेटजी। पूरे समझो FWB की ओवरऑल कोई बिजनेस स्ट्रेटजी होगी। 200 वैन्स लेके चल रहे हैं, जाहिर है अब 2016 से काम कर रहे हैं, इतने साल हो गए, 5 6 7 साल हो गए ना, अगर 2016 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था और 2023 तक का डेटा हमें गिवन है, तो इसका मतलब यही है कि देर मस्ट बी समवन, देर मस्ट बी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो उनकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होगी ना कि ये मॉडर्न रेडी का जो बिजनेस है, इस मॉडर्न रेडी के बिजनेस को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, उसका करेंगे क्या बेसिकली, उसको अगले 10 साल में कहाँ लेके जाएंगे, वो हम क्या मॉडर्न रेडी को आगे तक लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। हाँ, तो नाउ आई समवन नीड्स टू एक्चुअली डिसाइड कि वो ओवरऑल उस बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या होगी। सही है, और वो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो 2 चैप्टर्स हैं, जिसका नाम बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। एंड वट एवर जिस जिस तरह का डायरेक्टर्स का विजन होगा, ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं, मकीना और 2 और जो उसके भाई हैं, वो इसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका अब जिस तरह का विजन होगा उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगले 10 15 साल में चलेगी। एंड दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड्स टू हैव अ प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटजी इन प्लेस, they might have to do the strategic analysis for it, they might have to make various decisions for which strategic choice would be useful, and they might have to then make sure that इस तरह की जो strategies वो लगाएंगे, कल को वो कहते हैं कि कंट्री के से एक्सपैंड करके नए मुल्क में जाना है लेट्स से, तो उसके लिए फिर उनको स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें और प्लानिंग करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट प्लानिंग होगी, उसमें कितने चेंज इन्वॉल्व होंगे, कितने नए लोग इन्वॉल्व होंगे। सो नाउ एज एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ FWB, I will have to plan a business strategy and then I will have to focus on corporate planning, अगर मैं चाहता हूं कि मैं FWB को आगे सही से लेके चलूं। ठीक है, और ये हमारा यूनिट 1 की कहानी कुछ इस तरह से साउंड करती है। 5 मिनट में रुकता हूँ, मुझे ज़रा तुम लोग बताओ कि हाउ डू यू फील राइट नाउ, दैट हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टुमारोज एग्जाम। आउट ऑफ 10 अपने आप को रेट करना है, ज़रा मैं देख रहा हूँ, चैट ऑप्शन पे आ जाओ और मुझे बताओ कि हाउ मेनी पॉइंट्स वुड यू गिव टू योर सेल्फ आउट ऑफ 10 फॉर टुमारोज एग्जाम। अनुष्य है ना, 8.5, 8, 7.5, 8.5, 8, 6। जीरो नहीं यार, क्या नेगेटिव यार। 11, कॉज यू आर माई टीचर, ओहो मिस्टर बुलानी। 9, बट मुझे टेंशन हो रही है। अपनी तरफ से 10। 4, ओ माई गॉड मिशाल क्यों, आई एम कुक्ड। चलो बस बस समझ आ गया। अच्छा सीन है, नॉट बैड, एवरेज। अपने आप को तो आप अच्छा सा रेट करें यार, अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या मजा आएगा बॉयज एंड गर्ल्स। हम्म।
और यूनिट 2 की अब अगर हम बात करें, जो तुम्हारे सामने अब यूनिट 2 है, जरा देखो अब ये यूनिट 2 के अंदर क्या है, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा FWB के लिए, बताओ। इफ यू वुड बी वर्किंग इन, वाह आगा वाह, इफ यू वुड बी वर्किंग इन FWB, तो यूनिट 2 का नाम सुनते ही तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है, मुझे बताओ, चलो बताओ। इफ यू वुड हैव बीन द डायरेक्टर ऑफ FWB। सर सर, एम्प्लॉयज का नाम आ रहा है, वैन मैनेजर्स के बारे में दिमाग में आपकी पिक्चर बन रही है, और उसमें बेसिकली FWB चाहेगा कि वो उनका अपना प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, जाहिर है इतने सारे एम्प्लॉयज हैं तो उनको हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में डिवाइडेड रखें, प्रॉबली प्रोडक्ट वाइज टीम बना सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज टीम बना सकते हैं। दे नीड टू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दे नीड टू मेक श्योर कि जितनी भी कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व हैं, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के बीच में, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशंस हैं उसको भी इंश्योर करना, आइदर टू implement written methods of communication, verbal methods of communication, how to ensure that there are no barriers to communication between the employees and the people working. Then FWB will also be concerned about that they are having proper leaders, they are having uh, in place, the managers are actually given trainings about good leadership skills, ताकि वो अच्छा मैनेजर अच्छा लीडर होगा तो अल्टीमेटली वो हमारी वैन अच्छे से चलवाएगा, काम अच्छे से करवाएगा तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। आई नीड टू हैव प्रॉपर लीडर्स इन प्लेस, आई नीड टू हैव अ फोकस ऑन लीडरशिप विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन। FWB को एक प्रॉपर विजन मिलना चाहिए, हर एम्प्लॉय उस विजन की तरफ काम करने के लिए एक फोकस होना चाहिए ना, एक फील होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, कि आपके स्टाफ को पता हो कि यार उनकी मेहनत करने से क्या फायदा होगा, उनको उस काम में किस तरफ, व्हाट आर इन व्हाट डायरेक्शन द बोट इज एक्चुअली गोइंग। दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन इज एक्चुअली नोन एज हैविंग द फोकस ऑन लीडरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो FWB को अपने एम्प्लॉयज के बारे में एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ताकि अगले 8 साल 10 साल के अंदर जो वो बिजनेस चलेगा, स्टाफिंग चेंज होगी, मैनेजर्स चेंज होंगे, कुछ वर्कर्स हैं वो मैनेजर्स पे प्रमोट होंगे, कुछ सक्सेशन प्लानिंग होंगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देने होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होंगे, उनकी लीगैलिटीज को फॉलो करना होगा। नाउ आई नीड टू हैव अ प्रॉपर human resource management strategy designed for FWB. And that is what Unit 2 teaches me. And Unit 3 अगर बात करें FWB के मार्केटिंग का सोच के दिमाग में क्या आ रहा है, बताओ। अच्छा, अब यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे आंसर्स आए चैट ऑप्शन पे, मैंने देखे, सबको मैं रीड नहीं कर सका, लेकिन मार्केटिंग की अगर बात करें, सुनाओ। FWB विल हैव टू थिंक अबाउट देयर कस्टमर्स, जो वो ऑफिस वर्कर्स हैं और जो लोग चिल कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग चहल पहल कर रहे हैं, बेसिकली वो हमारे कस्टमर्स हैं। एंड नाउ आई नीड टू हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग एनालिसिस, आई नीड टू एनालाइज माई कस्टमर्स thoroughly. I need to have a proper marketing plan for coffees. I need to have a proper marketing plan for tea. I have to have a proper marketing plan for my cookies and stuff, whatever am I selling. ताकि मेरा मार्केटिंग एनालिसिस डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा, मैं अपनी सेल्स को अगर प्रॉपरली फोरकास्ट कर सकूंगा, मुझे आइडिया होगा कि अगले आने वाले 1 आध 2 साल में कितनी कॉफ़ी कितनी चाय में बेचूंगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं अपनी प्रोडक्शन की प्लानिंग, उसके हिसाब से फिर मैं अपने एम्प्लॉयज़ की प्लानिंग, उसके हिसाब से फिर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकूंगा। सो आई नीड टू हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग एनालिसिस। मुझे अपने मार्केटिंग को, अपने कस्टमर्स को, अपनी सेल्स को अच्छे से अंदाज़ा उनका होना चाहिए, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम के लिए बाकी की भी प्लानिंग प्रॉपर कर सकूं। Obviously, I need to redesign the marketing mix as the case suggested. That is also part of marketing analysis. फिर
कब नई तरह की कोई कॉफ़ी लेकर आनी है, कोई नया तरीके का कुकी लॉन्च करना है, इस तरह के अगर कोई सीन है तो मे बी उसमें भी फिर मुझे मार्केटिंग एनालिसिस बहुत काम आता है. And then I need to have a proper marketing strategy designed. I need to have clear marketing objectives. I need to have a clearly designed, defined marketing budget. And I need to have a proper marketing mix in place, well designed. ये जो दिमाग हो रहा होता है, जो आइडिया थॉट लगाने वाला दिमाग होता है, मार्केटिंग उसको कहते हैं. मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोमोटिंग द मॉडर्न रेडी. मॉडर्न रेडी के ऊपर सिर्फ लाइट्स लगा देना मार्केटिंग नहीं होता. उस रेडी के ऊपर जो मैं बेच रहा हूँ वो कस्टमर को एक्चुअली बेचूंगा कैसे, और कस्टमर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहा है, उनकी मैं रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करूंगा, what type of service I need to give to those people if I really want to be successful. That's how the marketing department thinks. ठीक है, वेदर अगर इंटरनेशनल जाते हैं तो पेन ग्लोबल रहना है या लोकलाइज करना है, इस तरह की जितने अब तुम्हारे पास टॉपिक्स हैं, अगर तुम FWB के ऊपर लगा दो तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं टॉपिक किस तरह से समझाना चाह रहा हूँ. एंड यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 है ऑपरेशंस. एंड डेफिनेटली ऑपरेशंस का नाम सुनते ही माइंड में क्या आ रहा है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट आता है डेफिनेटली दिमाग में, कि जो जितनी भी इन्वेंट्री है, चाय पानी के कप वगैरह, उसको देखना. कोई नई वैन लगा रहे हैं, उसकी लोकेशन को ढूंढना, उसके अंदर क्वालिटी को इंश्योर करना कि एक एक कॉफ़ी एक एक चाय में कोई कीड़ा वगैरह ना गिरा जाए, कुछ इस तरह के मसले ना हो जाएं. ERP सिस्टम्स क्या लेकर आ जाएं, वैसी 200 वैन हो चुकी हैं, बिजनेस फैल चुका है. वेस्टेजेस का बड़ा मसला हो सकता है, अभी वेस्टेजेस भी हो रही हैं, क्यों हमारी वैन में ये सब वेस्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये सब कुछ, और क्या हम थोड़ी सी ज्यादा कॉफी टी खरीद लेंगे तो हमें कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फायदे हो जाएंगे, क्या हमें TQM पे चले जाना चाहिए है, क्या पैकेजिंग ऑपरेशंस में नहीं होता. लीन प्रोडक्शन जो है वो भी हमारी प्रोडक्शन प्लानिंग का पार्ट होता है. FWB अगर ये सोचना शुरू कर दे कि वो अपनी वैन में से, वो अपनी प्रोडक्शन में से किस तरह से वेस्ट एक्टिविटीज को कम कर सकता है, किस तरह से गाड़ी कम चले और उसका पेट्रोल बच जाए, या हम मैनेजर को बोलें कि यार तुम AC में नहीं बैठो यार पागल, हवा खाओ, हवा फ्रेश है, हवा, तुम AC में बैठ गए हो पागल, सारा बिल आ रहा है, पेट्रोल लग रहा है. लीन प्रोडक्शन इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दोज वेस्ट एक्टिविटीज मे बी that can just cut down on your cost without affecting the value for customers. बेंचमार्किंग का पॉइंट हम सोच सकते हैं इसमें कि कैसे FWB अपनी कॉफी और टी को दूसरे बिजनेस के साथ बेंचमार्क करता है. प्रोडक्टिविटी का सोच सकते हैं कि कैसे हम अपने इनपुट्स को, वेस्टेजेस को कम होने से मतलब कम रखें. जस्ट इन टाइम का सोच सकते हैं, लीन प्रोडक्शन, नीच नीश. गुड, वेरी नाइस. एंड फाइनेंस, फाइनली अगर हम यूनिट 5 में जाएं और अगर हम मॉडर्न रेडी की प्रॉपरली बात करें, FWB की, तो फाइनेंशियली भी उनको जाहिर है अपने बिजनेस को सही से एनालाइज करने की ज़रूरत है. सबसे पहले FWB को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से बनाने आना चाहिए है. दे नीड टू हैव अ प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या इनकम स्टेटमेंट जिसको कहते हैं. अपनी इनकम स्टेटमेंट उनको बनानी होगी, अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उनको बनाना होगा. बट सिंस इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, since it is not a public limited company, so the financial statements of FWB will not be generally published. समझ आ रहा है मेरे ख्याल से मैं क्या कह रहा हूँ, कि FWB क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनको पब्लिकली नहीं देना होगा. पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर ये हो जाती है, FWB पब्लिक लिमिटेड अगर वो बन जाती है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेती है, तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमें लीगली जनरली पब्लिश करना होता है. एंड I need to have a proper financial statements in place, and then I need to analyze the numbers of my business.
अगर मैं भी कोई बिजनेस चलाऊंगा तो मुझे अपने नंबर्स को, अपनी सेल्स को, अपनी कॉस्ट्स को, उन सब को बैठ के सही से एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसकी लिक्विडिटी में मसला तो नहीं है, कहीं वो मैं बहुत ज्यादा कर्जों पे तो डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, क्या मेरे रिसीवेबल डेज बहुत ज्यादा तो नहीं हो गए हैं, क्या बेड डेट का रिस्क तो नहीं हो रहा। I need to analyze my published accounts in a very depth and detailed manner if I really want to make good decisions in my business. So same goes for FWB, that they need to analyze their accounts, the profitability of their company, the liquidity of their company, the gearing position of their company, the financial efficiency side of that company, and the shareholder side, the investor side, the investment side of that company. और इन पांचों एरियाज को, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गेयरिंग, फाइनेंशियल एफिशिएंसी और इन्वेस्टमेंट, ये जो पूरी इन पांचों एंगल को देखना होता है उसको कहते हैं एनालिसिस टू द अकाउंट्स। और फिर फाइनली FWB को कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर पैसे लगाने हैं तो उसके लिए फिर ये चैप्टर उनके लिए ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जहाँ पे जाहिर है जैसे वो ERP सिस्टम में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ERP पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने की ज़रूरत होती है, इवेल्युएट करने की ज़रूरत होती है, उसका पे बैक चेक करने की ज़रूरत होती है, उसका ARR, उसका NPV चेक करने की ज़रूरत होती है कि क्या हम उस ERP सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। बिकॉज इफ आई एम making a certain amount being invested into a project, I need to make sure that I make it right. An organization needs to make sure कि गलत जगह पे पैसे ना लगा दें, वरना तो फिर पैसे ज़ाया हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अच्छे से अप्रेस कर लें, एंड डेफिनेटली रेशोज शेयर होल्डर के देखना भी जरूरी होते हैं। और लास्ट अगर बात करें चैप्टर नंबर 36, जिसका नाम है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्ट्रेटजी, तो FWB को अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर कर लेनी चाहिए है। जाहिर है अगर FWB कहता है कि हम दूसरे मुल्क में जाएंगे तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होगी, ऐसे ही तो नए मुल्क में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि फाइनेंशियली हम कैसे पैसे रेस करेंगे, लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करेंगे, कैश फ्लोज में क्या चेंज आएगा, तो बजट्स क्या होंगे, कॉस्टिंग कैसे चेंज होगी, ब्रेक इवेंस में क्या चेंज होगा। कोई भी आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को करने जाओगे, लॉन्ग टर्म बात सोच रहे हो और फिर आप उसको एक्चुअल जब करने जाओगे तो उसके लिए फिर मुझे प्रॉपर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। सो दिस इज व्हाट योर सिलेबस लुक्स लाइक, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। और FWB का सुनते सुनते हम आई थिंक कोर्स के बिल्कुल डेप्थ तक, अंदर तक चले गए। लेकिन कल जो तुम केस करोगे, कल उस केस में जाहिर सी बात है सेम स्टोरी नहीं होगी, सेम वर्ड टू वर्ड बात सेम नहीं होगी। जो सवाल इस साल आए हैं वही सवाल कल नहीं होंगे। कल जो तुम का आंसर लिखोगे, जो तुम पेपर करोगे, उसमें कुछ और केस होगा, कोई और इंडस्ट्री होगी, कोई और सवाल, किसी और तरह के सवाल होंगे। जाहिर है स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन चीजें चेंज हो सकती हैं, थोड़ी बहुत तो प्लस माइनस हो सकती हैं। लेकिन जब केस रीड कर रहे होगे तो यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस एडवाइजर, you have to read it like you're actually understanding what the business is about and how that concept applies, not just कि मैं एक छोटा सा बच्चा पेपर दे जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में हो रहा है। I need to sit as a good quality student, I need to understand the case properly, I just consider it कि मैं बिजनेस क्लाइंट को स्टडी कर रहा हूँ और उसको मैं अच्छी सी एडवाइस दे रहा हूँ। जाहिर है तुमने भी बिजनेस शायद चलाए नहीं हो, चलाए भी होंगे तुम लोगों में से कुछ बच्चों ने, लेकिन एडवाइजर का रोल है बिजनेस को समझ के बात करना, ऐसा नहीं कोई स्टूपिड सी बातें करो। जाहिर है गलतियां कर सकते हो, मसले की बात नहीं है, लेकिन ट्राई टू जस्ट थिंक लाइक एक्चुअल बिजनेस एडवाइजर। सो यस, इज इट क्लियर? यस बॉयज एंड गर्ल्स, हमने जो है वो अभी तक if you talk about the objectives, then first of all we talked about time management,
then we went through the topics, we talked about we started to talk about your queries as well, और रास्ते में भी जाहिर है तुम लोग, अभी हम और डिस्कशन जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो तुम्हारी और क्यूरीज हो सकता है कि सामने आ जाए. कैन यू टॉक ऑन इवैल्यूएशन? तो यस आई विल, दाऊद मोहसिन, आई विल डू दैट. और इसके अलावा अभी हम जो बात स्टार्ट करने लगे हैं, वो बात स्टार्ट करने लगे ही आंसरिंग टेक्निक्स. ठीक है, आंसरिंग टेक्निक्स of paper 3, which is we are having two types of questions, 8 marker and 12 marker. And एक एक करके बात करता हूँ पहले. अब अगेन थोड़ा सा तुम्हें पहले सुनना है, नोट्स अगर चाहो तो साथ साथ बना लेना एक दफा, ताकि when I start to talk तो I'll talk in a bit speed. तो मेन फोकस तुम्हारा जो होता है वो लिस्निंग के ऊपर होता है. ओके, तो अगर हम देखें पेपर 3 को, और इस पेपर 3 को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का जो इंसर्ट है वो हमारे सामने होगा. इंसर्ट हम रीड करेंगे, फिर सामने हमारे क्वेश्चन पेपर आएगा इस तरह का. और इस क्वेश्चन पेपर को जब हम सामने रखें, कल जब हम अपना एग्जाम स्टार्ट करें, तो 2 बजे जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहला काम ये करना है कि डायरेक्टली केस रीड करना स्टार्ट कर देंगे. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे ही उनका एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करते हैं, वो एक एक सवाल को पहले रीड करते हैं और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इजी पेपर है, मुश्किल पेपर है, वो इस तरह की थॉट्स में चले जाते हैं. नो, when you start the tomorrow's exam at 2 p.m. you directly just start reading this case. and केस आपने रीड किया 7-8-9 मिनट के अंदर, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे गए. क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया, प्रॉपरली रीड किया, केयरफुली स्लो रीड किया, और उसको आइडियली साइड में हमने पहले अगर प्लान कर लिया तो बेस्ट है कि यार दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट. एंड देन व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग आई राइट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. ये तुम्हारे सामने जो आंसर है एक 8 मार्कर का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1. अभी तुम्हें मैं ये नहीं दिखा रहा कि आंसर क्या है, अभी मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक 8 मार्कर आंसर आइडियली नजर आता है. किस तरह से मैं इंट्रो लिखता हूँ, देन पैराग्राफ 1 लिखता हूँ, और फिर पैराग्राफ 2 लिखता हूँ. ठीक है, ये इंट्रो पैराग्राफ है, फिर ये पैराग्राफ 1 है, फिर ये पैराग्राफ 2 है. देखो बीच में लाइन नहीं छोड़ी हुई, बीच में किस तरह से ये तुम्हें, अभी मैं और इसको ड्रिल डाउन करूंगा, लेकिन पहले इसको जरा देखो कि एक 8 मार्कर जो तुम कल अटेम्प्ट करोगे वो इस तरह का कुछ नजर आएगा. जाहिर है 100% सेम नहीं लिखना, बिल्कुल एज इट इज जो मैंने लिखा है वही एज इट इज जाके कोई नहीं लिख सकता. ऑब्वियसली मैंने काफी टाइम से उसको, ज़ाहिर है कितनी क्लासेस में आप पढ़ाते हो, कितने सालों से पढ़ाते हो, एज अ टीचर आप जब कोई आंसर लिखवाते हो एंड एज अ स्टूडेंट जब आप कोई आंसर लिखते हो तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा फर्क होगा. सो ट्राई टू राइट योर बेस्ट आंसर्स ऑब्वियसली, बट डू नॉट जस्ट थिंक कि सर ने तो ऐसा बोला था तो मैं भी ऐसा ही लिखता हूँ. देयर इज नो बेस्ट फॉर्मेट फॉर एनी क्वेश्चन, देयर इज नो बेस्ट थिंग that ever exists. Every student can have a different way of writing answer. Every student can have a different mindset. और जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, स्ट्रक्चर बताया है, अभी वापस भी बता रहा हूँ, लेकिन जितनी भी स्ट्रक्चर तुमने पढ़े हैं वो सब सजेस्टेड होते हैं. कोई भी चीज मैंडेटरी रूल नहीं होती है. तो इन केस अगर तुम कोई चीज चेंज करते हो, बीच में अगर लाइन छोड़ देते हो, मे बी अगर एज अ स्टूडेंट मैं पैराग्राफ ही नहीं बनाता, मेरी मर्जी भाई, ऐसा भी हो सकता है. मतलब नहीं करते ऐसे जनरली, लेकिन करना चाहे तो स्टूडेंट कर सकता है. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मर्जी स्टूडेंट की है, उसका एग्जाम है, नॉट टीचर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब 8 मार्कर करोगे तो दिस इज हाउ एन आइडियल आंसर लुक्स लाइक. मे बी इट डजंट लुक्स लाइक एग्जैक्टली द सेम फॉर यू. एंड मे बी हमने ये भी सीखा है ना कि जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम उसमें पॉइंट अपना स्टेट करें. मेन फोकस लिस्टिंग है, ठीक है. पॉइंट अपना स्टेट करें, फिर केस को भी रेफर बैक करें, जो भी हम पॉइंट स्टेट करें उसी के बारे में फिर पूरा पैराग्राफ लिखें. स्टेट करने का मतलब ही ये होता है
कि मैं एग्जामिनर को ये बताता हूँ कि मेरा जो पूरा पैराग्राफ है वो किस पॉइंट के ऊपर बेस करेगा. स्टेटिंग द पॉइंट क्लियरली इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बाकी का जो आंसर लिखते हैं बेसिकली, जो बाकी का हम पैराग्राफ लिखते हैं स्टेट करने के बाद, उसके अंदर हमें प्रॉपरली अपने उस पॉइंट को एनालाइज करना होता है, समझाना होता है बेसिकली. और जो भी पॉइंट हम लिखेंगे वो जाहिर है बिजनेस की सिचुएशन के केस के हिसाब से सोचेंगे. अब जैसे ये सवाल क्या पूछ रहे हैं, देखो सवाल क्या है. 1, मैं सोचना सिखा रहा हूँ ताकि वापस से 8 मार्कर का थॉट प्रोसेस तुम्हारा क्लियर हो जाए. Analyze how two legal changes planned by the new government will impact FWB. कि भाई जो गवर्नमेंट ने सोचा है कि कानून में चेंज करना है, उससे एफडब्ल्यूपी पे क्या इम्पैक्ट होगा. इम्पैक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं वैसे तो. और हमने एक जो इम्पैक्ट लिखा है वो लिखा है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, कि कानून जो चेंज होगा उससे हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट होगा. एंड देन when I start to explain my point, when I start to analyze my point, then there are various different mindsets, there are various different techniques that I have told you, if you remember. तो उसमें से जो एक बड़ी फेमस टेक्निक है जो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जहाँ से ये A2 जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू में बच्चों को याद होगा तुम लोगों को. सुनो पहले मेरी बात, कि ये पैनल अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी माइंडसेट बना देती है कि यार एक पैराग्राफ को लिखते कैसे हैं, उसमें पॉइंट्स क्या होते हैं, उसमें क्या करना होता है. तो एक पैराग्राफ के अंदर हम सबसे पहले अपना पॉइंट स्टेट करते हैं, देन वी ट्राई टू एनालाइज दैट पॉइंट. वी यूज, इफ यू रिमेंबर दिस, बीटीएल अप्रोच. याद है बीटीएल का फुल फॉर्म कोई बता सकता है मुझे? बीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बिकॉज, therefore, leading to, because, therefore, leading to. ठीक है. और फिर ये दो मेन सवाल हैं जो तुम्हें ही पता है ना, जो मैं क्लास में अक्सर कहता रहता था, बोलता रहता था, लिखवाते लिखवाते या बात करते करते. व्हाट डू यू मीन एंड व्हाई दिस पॉइंट इज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. याद आ रहा है? तो ये जो दो मेन सवाल है, कि जो भी मैंने पॉइंट लिखा है, लेट्स से अगर मैंने लिखा है कि यार मेरे ना एम्प्लॉयज बड़े अफेक्ट होंगे कानून चेंज होने की वजह से, तो जो भी पॉइंट मैंने लिखा है उस पॉइंट को मुझे अगर एनालाइज करना है कि यार एम्प्लॉयज कैसे अफेक्ट होंगे, वो जो वैन मैनेजर है, वो जो 3 वर्कर हैं, वो कानून चेंज होने की वजह से कैसे अफेक्ट होंगे. तो I just have to ask one question. What do you mean that the employees would be impacted? And then why would this actually be an answer to this question? FWB को क्या इम्पैक्ट होगा अगर उनके कानून चेंज होते हैं तो. समझ आया? सो उसको कहते हैं एनालाइज करना. ट्राइंग टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पॉइंट स्टेटेड. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा है, ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इस पॉइंट से मैं इस सवाल के जवाब कैसे दे सकता हूँ अपने एग्जामिनर को, और मैं इस बिजनेस सिचुएशन में क्या इसको सिर्फ केस से बात करनी है, नहीं, बुकिश नॉलेज भी यूज कर सकते हैं, बुकिश डेफिनेशंस भी समझाने के लिए यूज कर सकते हैं. जाहिर है अब कंटेंट मिक्स होता है. द बेसिक माइंडसेट इज I state my point, I analyze my point, I try to bring evidence from the case. जो भी आंसर मैं लिख रहा हूँ कोशिश करूँ मैं केस को रेफर बैक करूँ, केस से कनेक्ट करता रहूँ, सिचुएशन की बात करूँ. जस्ट कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है. ऊपर से अगर मैं बार बार सिर्फ कॉफी 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 लिखे जा रहा हूँ तो वो एप्लीकेशन सिर्फ नहीं होता है. ठीक है, ऊपर से कॉपी पेस्ट हम करते हैं अपने आंसर्स के अंदर, जाहिर है वही फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें अपने आंसर्स में यूज करने होते हैं. बट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, actually understanding the point that their gearing is increasing, actually understanding the point that they're about to make this ERP decision, actually understanding it. Because सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, और जो वाकई बिजनेस को अंडरस्टैंड करके अपना आंसर लिखता है उसके आंसर की क्वालिटी अलग होती है. तो
वो बाय डिफॉल्ट आंसर अच्छा होगा अगर हम बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं भाई हम आपके एडवाइजर हैं भाई, हमें आप पैसे दे दो लेट्स से, और आप ये एडवाइस ले लो जाओ, या फिर फ्री एडवाइस दे देना वो थ्री इडियट्स में जैसे आमिर खान ने दी थी। सही है। और इसके अलावा इवैल्यूएशन जो पार्ट होता है कंक्लूजन के ऊपर मुझे अभी स्पेशली बात करनी है जाहिर है लास्टली, कि जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट होता है वो 8 मार्कर में नहीं होता। In 8 marker, there are no marks for evaluation. In 12 marker, evaluation is mainly written in a conclusion part. And using the information from the case and actually talking about the business situation if possible. Again, कोई चीज रूल नहीं है। और ये जो इवैल्यूएशन का वर्ड है, इस इवैल्यूएशन के वर्ड को इवैल्यूएशन के वर्ड को सोच के तुम्हें जो माइंड में चलनी चाहिए कहानी वो है having a judgmental mindset for business situation। जैसे तुम लोग शायद सबको अच्छे से जज करना जानते हो, तुम लोग डेफिनेटली एक दूसरे को जज करो, देखो कि वो कितना मोटा काला लंबा, और पता नहीं वो किस तरह के उसके बाल, और उसका किस तरह का फेयरनेस कलर, और इस तरह की जो उल्टी सीधी जजमेंटल वाली जोन्स होते हैं। जिस तरह से एक इंसान इंसान को जज करता है, उसी तरह से एक इंसान अगर बिजनेस को जज करना शुरू कर दे, उसकी सिचुएशन को क्वेश्चन करना शुरू कर दे, और इंसान को डिस्क्रिमिनेशन ना करनी, अल्लाह ना करे, इंसान को आप इंसान समझें, सिर्फ सिंपल बेसिक इंसान, उससे प्यार करें। बाकी हाउ यू जज अ बिजनेस सिचुएशन, किसी सिचुएशन में आपको डाला जाता है कि यार क्या हमें अपने मैनेजर को डेलीगेट कर देना चाहिए है ये फैसले बनाने वाले, शुड बी एक्चुअली डेलीगेट देम द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। So now you should have a judgmental and a critical and a skeptical mind, a questioning mind for that decision। भाई डेलीगेट करोगे तो क्या क्या होगा इस बिजनेस के अंदर, वो कैसे इन्वेंट्री के ऊपर चेंज आएगा। आई नीड टू जज दैट सिचुएशन, दैट्स हाउ आई गेट दैट इवेल्युएशन माइंडसेट। समझ आया। और अब ये भी कोई कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई इवैल्यूएशन तो कंक्लूजन क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो यहाँ चैट ऑप्शन पे, क्या हो रहा है ये सब। इफ मैनेजर इज ब्लैक एंड वाइट, if we start to talk about such issues, then our conversation can go in the very different direction। I don't know if you want it, if you're yet ready for it, maybe just we'll talk about exam, right? So और लास्ट जो ये एल होता है, इस एल का मतलब होता है कि linking back, link it back to the question, do not get distracted, read the question very carefully। यानी कि सवाल पढ़ो गौर से और फिर अपने आंसर को कोशिश करो कि क्वेश्चन से कनेक्टेड रखो। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि जब वो इतना बड़ा आंसर लिख रहे होते हैं, इस तरह के बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे होते हैं, तो वो लिखते लिखते बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अचानक से पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो एक भी बड़ा मेजर ब्लंडर होता है स्टूडेंट्स का, कि उनको पॉइंट तो सही लिखते शुरू करते सही हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हैं, और वो बार फिर वो कहीं आंसर उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो फिर इम्पैक्ट समझा ही नहीं रहे बिजनेस के ऊपर, FWB के ऊपर समझो इम्पैक्ट समझा ही नहीं रहे। तो वो बड़ा मसला है। सही, तो मेक श्योर दैट वट एवर पॉइंट यू राइट, यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग इट बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को कहते हैं हम पैनल, इस माइंडसेट को कहते हैं हम पैनल। इसके अंदर आप, ये जाहिर है पैनल माइंडसेट का मतलब है कि जब मैं अपना आंसर लिखूंगा 8 मार्कर, तो आई विल राइट एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, and then I will be making two main paragraphs, and in each paragraph I need to have a panel mindset, but yes, in 8 marker, देखो ये पॉइंट सुनना जरूरी, in 8 marker there is no need of evaluation, there are no marks for evaluation, so I just state my point and then
properly analyze and apply my point. I don't need to evaluate any point in this 8 marker. But if I am doing a 12 marker, अगर मैं 12 marker attempt कर रहा हूँ, let's say मैं question 4 attempt कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये बड़ा गौर से सुनना। यहां तक सब साथ चल रहे हैं? एवरीवन एक्टिव एक्टिव, मजा आ रहा है? enjoying the class, enjoying the, I don't know, revision? Hmm? Is it on scene or no? On vibe तो है। मिस्टर बुलानी, डिप्रेशन हो यार, रोता रहता है यार। ये क्या है? ओहू आहा आए हाय, ये what sort of comment is this? This is something different. अभी जितनी बात की जा रही है, पहले इस पे आप फोकस करें। एक्स्ट्रा फरमाइशें करके अपने आप को जलील मत करवाएं। अच्छा यार, अब देखो, अगर 12 मार्कर तुम्हारे पास आता है कि नहीं? अच्छा भाई, अब देखें, एक्स्ट्रा फजूल कमेंट्स और चैट्स ना करें, बराए मेहरबानी अपनी अपनी इज्जत कायम रखें प्लीज। और अगर हमारे सामने कल अब 12 मार्कर आएगा, अगर लेट्स से मैं इस FWB का 12 मार्कर करना शुरू करूं, so for 12 marker I will have around 1.5 page as you can see on the screen, and question number 4 अगर मैं देखूं, मतलब मैं ये सिखा रहा हूँ, आंसर नहीं लिख रहा मैं ये सिखा रहा हूँ कि एक 12 मार्कर को देख के एग्जाम में अप्रोच कैसे करते हैं, हाउ टू अप्रोच अ 12 मार्कर। आई एम नॉट टेलिंग यू हाउ टू, maybe what to write here. I am mainly telling you how do you think when you see a 12 marker in a tomorrow's exam. ठीक है? Yes. So refer to line 47 and 49 and table 1.1. Calculate the accounting rate of return. Now in this part, I need to calculate ARR of whatever they were about to invest. They were about to invest in this ERP system, as you can see. एंड वो इसमें 6,50,000 डॉलर इन्वेस्ट कर रहे थे, और इसका वो तुम्हें कह रहा है कि आप भाई ARR निकाल के बताओ। अगर तुमने पढ़ा है प्रॉपरली, तो आई एम श्योर यू गाइज नो हाउ टू कैलकुलेट ARR, एंड ARR बेसिकली मीन्स कि जो आप 6,50,000 डॉलर इन्वेस्ट करोगे इस ERP सिस्टम के ऊपर, उस पे आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। वेदर whether it's the worth investment, whether we should invest into ERP, obviously
from the financial perspective. If I'm calculating ARR, then basically I am analyzing the financial perspective of uh, this investment. Obviously, there must be a lot of non-financial perspectives as well when buying the ERP systems. But if I'm calculating ARR, this basically means I'm trying to see that if I invest $650,000 into this ERP system, then whether the return on this investment would be worth it. ठीक है, और ARR के थ्रू मैं परसेंटेज निकालूंगा, जाहिर है मैं उसका फॉर्मूला भी लिखूंगा, और फॉर्मूला लिखने का भी मार्क मिल जाता है, तो प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखना। और फिर जब मैं ARR निकालूंगा, उसका आंसर लिखूंगा, तो मेक श्योर कि ऊपर ये जो यूनिट्स दिए हुए होते हैं, ट्रिपल जीरोस या मिलियन डॉलर्स या कुछ इस तरह का लिखा हो, तो उसको भी मैं इग्नोर नहीं करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशंस प्रॉपर शो करूं। और कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ पे कुछ लिखने की भी कोशिश करते हैं, जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से फॉर्मूला लिखो, वर्किंग्स लिखो, आंसर लिखो, एंड डेफिनेटली शो द साइन इफ इट्स परसेंटेज और व्हाटएवर। फिर वो आपकी कैलकुलेशंस करोगे। उसके बाद अब जो उसका पार्ट बी है, 12 मार्कर आ गया, बहुत केयरफुली सुनना है। Evaluate whether FWB should invest in ERP. Evaluate whether FWB should invest in enterprise resource planning. So now it's a clear decision that this FWB is about to make. And आप समझो ये तुम एडवाइजर हो और तुम्हें ये कह रहा है कि भाई बताओ कि मैं ये ERP में पैसे इन्वेस्ट करूं या मैं ERP में पैसे इन्वेस्ट ना करूं। तो अब ये फैसला करना है, तो जाहिर है मुझे अपना आंसर इंट्रोडक्शन से शुरू करना होगा, और इंट्रोडक्शन के अंदर मुझे कोई कीवर्ड लिखना होगा। और कीवर्ड की डेफिनेशन आई थिंक मुझे क्या चीज डिफाइन करनी चाहिए, बता दो, क्लियरली बता दो, इजी। इंट्रो में क्या डिफाइन करूं? ERP। इंट्रो में मैं ERP डिफाइन करूंगा, फिर मैं पैराग्राफ 1 में जाऊंगा, और पैराग्राफ 1 में और फिर पैराग्राफ 2 में भी जाना होगा ऑब्वियसली। So because I know that in 12 marker I go for intro, I write 2 main paragraphs and I write a conclusion paragraph. And if I talk about introduction, I would define ERP. That's what I planned. Proper high quality definition देनी होगी। अगर stupid definition देते हो और marks कटते हैं तो गलती तुम्हारी है। सही है, अगर stupid definition देते हो और marks कटते हैं तो गलती तुम्हारी है। कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हो तो उस definition के जो keywords हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड IT इन ऑपरेशंस, ये कीवर्ड्स जो होते हैं, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, वो आपने अपने डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। सही है, अब पूरा रटा रटाया ना भी लिखो, लेकिन एटलीस्ट कीवर्ड्स तो उसमें सही हो। इंग्लिश के मार्क्स नहीं है, बट हाई क्वालिटी डेफिनेशन इज नीडेड इफ यू वांट टू गेट दिस इंट्रोडक्शन मार्क। एंड अब मुझे जब भी, ये बहुत केयरफुली सुनना, कि जब भी वो जब भी वो 12 मार्कर जो है आपके सामने रखता है सवाल, और उसमें कोई अगर फैसला करवाता है, क्योंकि पेपर 3 जब तुम लोग कल कर रहे होगे तो उसमें जाहिर है 12 मार्कर आएंगे तुम्हारे पास, 3 आएंगे। क्वेश्चन 3 में भी होता है, 4 में भी होता है और 5 में भी होता है। तो 12 मार्कर में वो अक्सर क्वेश्चंस देता है जिसमें वो तुमसे कोई ना कोई डिसीजन करवा रहा होगा। जैसे इस वाले सिचुएशन में वो फैसला क्या करवा रहा है कि यार बताओ ERP में करना है इन्वेस्ट या नहीं करना है। अब 12 मार्कर के सवालों में, वापस रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, 12 मार्कर के क्वेश्चंस में बहुत दफा तुम लोगों से स्ट्रेट वो डिसीजन करवा रहा होगा। और इस पेपर थ्री का नाम ही क्या है? बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसका नाम ही है कि एक बिजनेस फैसले कैसे करता है। और अब जब वो सवाल तुम लिख रहे होगे, तो और वो डिसीजन तुमसे करवा रहा होगा, तो अब तुम्हें पैरा 1 भी लिखना है। और एक अच्छा समझदार बिजनेसमैन वो होगा जो कोई भी फैसला करते हुए दोनों साइड्स का सोचे अच्छे से, उसके फेवरेबल एस्पेक्ट्स भी सोचे, उसके अगेंस्ट के फैक्टर्स भी में भी सोचे। ये भी हो सकता है, और या ऐसा भी हो सकता है कि वो
फेवर में अगेंस्ट में ना सोचना चाहे तो उसका वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी सोचे और उसका नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी सोचे। पॉइंट मैं ये समझा रहा हूँ कि एग्जाम में देर इज नो रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर कि पहले पैराग्राफ में यही लिखना है और दूसरे पैराग्राफ में यही लिखना है। वो तुम्हें सवाल को एग्जाम में देख के फैसला करना होगा कि किस तरीके की पैराग्राफिंग बेस्ट होगी। बहुत ज्यादा नहीं सोचना, ऐसा भी नहीं कि ओवर थिंकिंग में बस फंस जाओ, लेकिन वो ज़ाहिर है अब इस सिचुएशन में बोल रहे हैं बताओ यार ईआरपी इन्वेस्ट करूं या ना करूं, तो अब मैं फेवर और बेनिफिट के अंदर में शायद जा सकता हूँ। या मैं अगर लिखता तो मैं एक पूरा पैराग्राफ लिखता कि इसके जो एआरआर का इसने सीन कैलकुलेट करवाया है, क्योंकि डेटा मुझे इसने फाइनेंशियल दिया हुआ है, और बाकी इसके अलावा या मैं यूं कर लेता फाइनेंशियल एस्पेक्ट, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल के अंदर मैं लिख लेता कि यार भाई इसका जो एआरआर है वो इतना इतना फला फला परसेंटेज है, और विच अब देखूंगा कैसी परसेंटेज आ रही है, लेकिन जिस तरह की परसेंटेज आ रही होगी उस तरह की मैं उस पर कॉमेंट्री करूंगा। और फाइनेंशियली शायद वेस्टेजेस का थोड़ा चांसेस कम हो जाएगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी, वैसे ही इन्वेंट्री वगैरह काफ़ी ज़ाया हो रही है। और नॉन फाइनेंशियली अगर देखें तो ईआरपी से क्वालिटी डिस्कशंस हमारे अच्छे हो जाएंगे, एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है अगर वो अच्छी इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे देते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर मुझे जब मैं कंक्लूजन दूंगा, सुनना ये बात बेटा, जब मैं 12 मार्कर का कंक्लूजन दूंगा, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई खुदा का वास्ता कंक्लूजन पैराग्राफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है। कंक्लूजन पैराग्राफ इज मोर important than your remaining two body paragraphs. So जब मैं कंक्लूजन देने जाऊं तो कंक्लूजन के वक्त मुझे क्या सोचना है, let me tell you how you think when you are writing a conclusion. So when you're writing a conclusion in 12 marker, so you have to give your opinion very clearly first of all. ठीक है, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन वेरी क्लियरली कि यार हाँ ईआरपी सिस्टम लेकर आना चाहिए है या ईआरपी सिस्टम नहीं लेकर आना चाहिए। क्लियर ओपिनियन, यस और नो। एंड जो भी तुम्हारा ओपिनियन होगा यू विल हैव टू जस्टिफाई योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस सिचुएशन। कि तुम कहते हो कि यार हाँ ईआरपी लाना चाहिए है, उसकी जस्टिफिकेशन लिखनी होगी बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से। और अगर तुम्हारा ओपिनियन ये है कि नहीं यार ईआरपी नहीं लाना चाहिए है, तो उसकी जस्टिफिकेशन होगी बिजनेस सिचुएशन के हिसाब से। एंड इट इज नॉट अबाउट योर ओपिनियन, it is the quality of your justification that will determine the quality of your answer. और सुन लो पहले एक बात, you have to give your opinion clearly, justify your opinion on the basis of business situation, think that why is this the most suitable in the given situation। तो तुम्हारा ओपिनियन है वो क्यों सबसे बेस्ट है। हाँ यार मैं कह रहा हूँ कि ईआरपी लेकर आओ और इसलिए लेकर आओ, तो वट एवर माई पॉइंट इज इट शुड बी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। दैट्स हाउ आई सपोर्ट माई ओपिनियन ना। अगर मैं अपना कोई ओपिनियन दूं उसके पीछे बैकिंग ना हो तो फिर क्या स्टूपिड हुआ ना ओपिनियन। आई नीड टू हैव अ ओपिनियन बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ रीजनिंग, एंड दैट्स व्हाट जस्टिफिकेशन इज। एंड think like a business advisor about your opinion. You can write in favor of what you suggest or against of what you don't suggest. अगर तुम सजेस्ट करते हो कि हाँ यार ईआरपी लेकर आओ, तो you can now write that why do you think we should bring in ERP, and you can also write that what can go wrong if we don't bring in ERP. Why it could be a problematic thing if we don't bring in the ERP systems. You can write in favor of what you suggest or against of what you don't suggest. So you can include any additional factors that must be considered by the business or any additional advice that you want to give to the business. तो ये कंक्लूजन के अंदर कोई अगर एडिशनल एडवाइस देना चाहते हो कि हाँ यार ईआरपी अच्छा है लेकर आओ, इस वजह से लेकर आओ, और जाहिर है ईआरपी लाओगे तो उसमें बड़ा चेंज इन्वॉल्व होगा, एम्प्लॉयज को फिर सॉफ्टवेयर सिखाना होगा। So they should make sure that this change is actually managed properly. Any additional advice that you want to give? सही है। और
You can use the short term long term approach in your justification, and ये बड़ा अच्छा जुगाड़ है. काफी दफा ये टेक्निक चल जाती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो काफी जगह पे बैठ जाता है. यार शॉर्ट टर्म में तो ये ईआरपी आपको बड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे होंगे. So the short term long term approach is actually very useful, and you can use a cost benefit analysis tool in your justifications. कि cost benefit analysis तुम कर सकते हो कि this business should consider both the uh, positive sides and the problematic sides of this. इस तरह cost benefit analysis mindset भी evaluation में बहुत चलता है, और कोशिश करना होता है डुप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स ना हो, पॉइंट्स सेम रिपीट ना करो, जो पॉइंट ऊपर लिखे हैं वही सेम ना लिखो. ओपिनियन के लिए सबसे जो अच्छा पॉइंट तुम्हें लगता हो, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता हो, वो जो है अपने जस्टिफिकेशन के लिए होल्ड करके. ऑलराइट, एंड रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that there are no right and wrong answers. There are always the right and right answers. Do not try to be over smart. Please do not just try to overperform yourself. अगर तुम, प्लीज ये बात याद रखना, होशियारी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोगों को किसी को भी ज्यादा होशियारी आ रही हो, तो होशियारी करने की जरूरत नहीं है. यू गेट माई पॉइंट. तो यू विल रीप व्हाट यू सो. जैसी आप फसल बोएंगे वैसी ही आप फसल जो है वो काटेंगे. जितनी आपने मेहनत की होगी अभी तक के टाइम में, पिछले 5 6 4 3 महीनों से, उतना ही अच्छा परफॉर्म तुम कर सकते हो एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. जस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू ट्राई टू बी योर बेस्ट व्हेन यू सिट फॉर एग्जाम. यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट फ्लाइंग और सीट पे बैठ के उड़ना ना शुरू कर देना. पता चला उड़ रहा है एक इंसान ऊपर एग्जामिनेशन हॉल में, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने आंसर लिख लिया. ऐसे नहीं होता है कुछ. यू जस्ट व्हेन यू सिट फॉर एग्जामिनेशन, do not try to be over smart, but you cannot just try to waste your time. You need to make sure that you're giving your best shot, and obviously uh, best wishes for the exam also. बाकी अब यहाँ पे 2 मिनट में रुकूंगा, और अगर कोई सवाल है तो मुझे तुम, बल्कि 2 मिनट रुक जाओ जरा, फिर मैं बात करता हूँ. 2 मिनट. अच्छा जी, अब जो है ये मैं एक P3 का 8 मार्कर और 12 मार्कर का भेजूंगा ये शीट आप लोगों को क्लास के बाद. तो ये एक दफ़ा गो थ्रू करना. मैं P3 8 मार्कर और P3 12 मार्कर की ये जो पिक्चर्स हैं, आई विल शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप. एंड बाकी इसके अलावा ये एक दफ़ा चाहो तो रीड कर लो, ये जो ये शीट तुम्हारे सामने है. जस्ट रीड दीज पॉइंटर्स, एंड बाकी देन इंशाल्लाह यू आर गुड टू गो. ये रीड कर लो पहले, सुकून से रीड कर लो. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के चक्कर में ना पड़ें. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कब इम्पॉर्टेंट होता है? रेशोज वाली साइड बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब सवाल पूछ लो. हाँ, साथ बढ़नी बोलो. एएस में सब गो थ्रू करना है तो नहीं, सब नहीं करो, बस आप ऊपर ऊपर से उसको देख लो. बहुत ज्यादा रट्टे की जरूरत नहीं है. रेशोज का 12 मार्क का आंसर कैसे लिखेंगे? तो ज्यादातर जो रेशोज का आता है उसमें फिर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक साइड पूछता है वो एग्जाम में. या तो वो तुमसे वो कोई प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपनी की बात करवाएगा, या लिक्विडिटी की बात कराएगा. और जब रेशियोज के ऊपर लिख रहे होते हो, तो जो 4 स्टेप अप्रोच हमने पढ़ी थी ना, कि स्टेट द रिजल्ट, टेल द पॉजिटिव और नेगेटिव, मीनिंग ऑफ द रेशो, रीजन ऑफ द चेंज, ये जो 4 स्टेप अप्रोच थी, इफ यू रिमेंबर महद,
उस रेशो को स्टेट करते हैं, उसका हम मीनिंग बताते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं। और अगेन वही बात है, अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होगी और रेशोज का सवाल आ भी जाता है 12 मार्क में, तो अब अगर मेरे सामने कोई सवाल आ जाए तो सॉरी मैं वापस लगा रहा हूँ। अब जैसे ये सवाल है, देखो, evaluate the usefulness of FWB's accounting ratio analysis to its directors when making business decisions. So अब ये सवाल है, evaluate the usefulness of FWB's accounting ratio analysis to its director when making business decisions. अगर मैं बहुत समझदार स्टूडेंट हूँ तो ratios की importance usefulnesses पूछ रहा है when making business decisions. So obviously this organization is about to take a decision. Let's say introduction है, उसके अंदर मैं शायद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रेशियो एनालिसिस, रेशियोज लिख दूंगा। और इन पैरा 1 आई नीड टू, अब देखो ना इसमें रेशियोज गिवन है, इसमें रेशियोज गिवन थे हमारे पास। अब वो कह रहा है कि बताओ यार रेशियो एनालिसिस हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं व्हेन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो अब इन सारे रेशियोज के बारे में मैं नहीं लिखूंगा, बस अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन सा रेशियो बिजनेस डिसीजन करते हुए मुझे हेल्प करेगा। तो अब इसमें मुझे 2 पैराग्राफ्स बनाने हैं। तो शायद मैं एक पैराग्राफ में इस कंपनी की किस पे बात कर सकते हैं, लिक्विडिटी पे बात कर सकते हैं, गेयरिंग पे बात कर सकते हैं, मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो किसी भी 2 एरियाज के ऊपर आई थिंक मुझे लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स से मैं लिखूंगा एक प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, एक पूरा पैराग्राफ में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बनाऊंगा। और सेकंड पे पैराग्राफ में जो है वो ऐसी मैं रफ अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। और एक पैराग्राफ लेट्स से मैं गेयरिंग पे बना लूंगा, या गेयरिंग और थोड़ा सा लिक्विडिटी भी साथ में डाल दूंगा, मे बी। ठीक है, गेयरिंग लिखूं, अब जो भी लिखूं प्रॉपरली लिखूं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। मैं जो लिखूं प्रॉपर लिखूं। अब लेट्स से अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिख रहा हूं और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर मैंने देखा है कि परसेंटेज 6.4 से 5.3% पे आ गई है, एंड नाउ लेट्स से इफ आई एम राइटिंग 6 कितने से कितने पे, 6.4 से 5.3% पे आ गई है। So now this is a bad change. Obviously, the profitability has decreased. And now if I'm actually going to write about this, तो अब सिर्फ अब अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिख रहा हूँ तो सिर्फ मैं परसेंटेज देख के कॉपी पेस्ट करके मार्क्स नहीं ले सकता। हाँ, मैं अब किसी भी रेशो के बारे में लिखता हूँ तो कोशिश करूँ मैं उसको स्टेट करूँ, उसका बताऊं कि इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव, उस रेशो का मीनिंग समझाऊं, उसकी अगर मैं कोई रीजनिंग समझा सकता हूं तो मैं उसकी रीजनिंग भी समझाऊं। लेट्स इफ आई एम राइटिंग दिस आंसर देन as it can be seen that the profit margins for the company has decreased from 6.4% to 5.3%, and this is a negative change for FWB, as this means कि इसका मतलब अब ज़ाहिर है पता होना चाहिए वो तो, कि as this means that less percentage of sales is being converted into the profits, probably the expenses are not well controlled, or maybe something is going wrong, and आई नीड टू मे बी इन्वेंट्री वेस्टेजेस की वजह से, जो इन्वेंट्री बड़ा वेस्ट हो रही थी, खर्चा वगैरह फजूल का हो रहा था, उस वजह से शायद प्रॉफिट मार्जिन खराब हो रहे हैं। और नाउ आई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन रेशो, अ सर्टेन एरिया, आई नीड टू देन एक्चुअली टॉक अबाउट दीज 4 स्टेप्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी करने के लिए, और मुझे उसका रियल कॉन्सेप्ट पता हो प्रॉफिटेबिलिटी से। और फिर हम कहेंगे ना इसमें कि भाई, एंड एज इट कैन बी सीन that FWB wants to make a decision of delegating more decision making, वो ज्यादा डेलीगेट करने का सोच रहे थे, ऐसे डिसीजन ना, लिंक बैक भी करना है, सिचुएशन की बात भी करनी होती है। तो अब वो जाहिर डेलीगेट करने का जब फैसला करेंगे तो ये सोचेंगे कि वैसे ही मार्जिन खराब है, पता चला अभी और डेलीगेट किया और गलतियां होने लगी, पता चला और हमारे प्रॉफिट मार्जिन खराब हो गए। सो नाउ आई नीड टू बी वेरी क्रिटिकल बिकॉज माई मार्जिन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग।
समझ आया? अब यानी कि मैं जब किसी भी रेशो, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू राइट, आई नो फाइनेंशियल का लिखना उतना ही इजी नहीं है जितना नॉर्मल होता है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, लेकिन सोचते हम ऐसे ही हैं। और फिर इसका जब मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँगा, तो कंक्लूजन के अंदर फिर मैं बताऊंगा कि यार किस हद तक हमारे रेशोज डेफिनेटली दे आर वेरी यूजफुल व्हेन मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। हाउएवर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, काफ़ी चीज़ें लीगल होती हैं, एथिकल होती हैं, तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को बड़ा सोचना चाहिए है। रेशोज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो कोई फ्यूचर गारंटी नहीं हो सकती, चाहे जैसे भी आपके पास्ट के रेशोज हो जाएं, उसमें काफ़ी एस्टिमेट्स और जजमेंट्स होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के अंदर, प्रोविजंस के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एस्टिमेट्स होते हैं। तो 100% हम उस पे ही रिलाई करके बिजनेस डिसीजंस नहीं लेते। बेसिकली these ratios are one of the tools that a business uses when making their decisions. So this is how I think when actually answering any question about, I think, ratios. अब obviously सवाल देख के सोचना, ऐसे नहीं कि जो मैंने सोचना सिखाया वही रट्टा रटाया जाके हमने छाप दिया, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सही है बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन गो। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर करोगे तुम लोग। आई एम श्योर दैट वी गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एंड आई नो कि ये बहुत uh, अच्छी जर्नी रही। एंड के अंदर जो है मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से यही होती है कि मैं स्टूडेंट्स को जो है स्विमिंग पूल के अंदर छलांगे लगवा देता हूँ, ताकि वो थोड़ा हाथ पैर चलाएं शुरू के अंदर, फिर जब वो खुद से पेपर में जाके बैठते हैं, एग्जाम में जाके, दे एक्चुअली डू वेल, एंड आई रियली रियली ट्रस्ट देम, एंड आई ट्रस्ट यू गाइज एज वेल दैट यू गाइज आर गोइंग टू परफॉर्म वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर यू आर फ्री टू गो। इंशाल्लाह फिर मैं इसकी ये पेपर टेक्निक्स जो मैं भेजूंगा वो ज़रूर देख लेना। कोई सवाल है तो बता दो, वरना फिर गुड टू गो।